हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए ऑनर्स के स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो बीए ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट है, जिनके पास भी चाहे बीए पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। तो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट, बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं पब्लिक पॉलिसी के जो आपका सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। सो बीए ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पब्लिक पॉलिसी है और उन्होंने अभी तक बुक खोल के नहीं देखी, कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम आ गए, अब कैसे पास हुए, तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। ओनली ये वीडियो देख लोगे तो आप बहुत अच्छे एग्जाम में स्कोर कर लोगे। ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके ऑल यूनिट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आएंगे वो मैंने सारे करा रखे हैं। ठीक है ना। तो बस ये वीडियो 2 बार 3 बार देख लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एंड ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन होके वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। और ओनली 50 रुपीज़ में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों की पीडीएफ आप ये ले सकते हो। ठीक है। तो मई जून एग्ज़ाम जो कि 2025 से है उसमें स्टार्ट है, उनके लिए होने वाली है। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हो और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ। ठीक है। वहीं आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है उस पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। मेरी आईडी है रूमा जैसवाल 8750। ठीक है। ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, सारे सब्जेक्ट की वीडियो टाइम टू टाइम लाती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स पब्लिक पॉलिसी का। ठीक है। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है ना। आपके सारे यूनिट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है इससे, और जितने भी इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है। आपके एग्जाम में तो आपका यूनिट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन जाना है आपको पब्लिक पॉलिसी का। तो उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, चलिए उसको करते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि आपका यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ इट फॉर्मुलेशंस, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवल्यूशन। ठीक है। यानी सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी क्या है, इसके निर्माण और इसके क्रियान्वयन और इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। आपको ये बताना है पब्लिक पॉलिसी है क्या, सार्वजनिक नीति है क्या, इसके निर्माण कैसे हुआ, इसको कार्य में कैसे लाया जाता है, इन सब का आपको क्या करना है, डिटेल में बताना है, मतलब इसको मूल्यांकन करना है, एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है। चलिए आंसर को देखते हैं। तो आंसर हमेशा इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है और निष्कर्ष पे जाके खत्म करना है। ठीक है ना। तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये याद रखना। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोग्राम्स, डिसीजन एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। यानी सार्वजनिक नीति सरकार द्वारा नागरिक के हितों में बनाए जाते हैं। ठीक है ना। चाहे वो कार्यक्रम के तौर पे, निर्णय और कार्यों का एक समुच्चय होता है इसमें। ठीक है ना। यह नीति समाज की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया जाता है सरकार द्वारा, विकास को बढ़ावा देने के लिए और जनहित में निर्णय लेने का एक माध्यम होता है। मतलब सार्वजनिक नीति क्या होता है, सिंपल भाषा में सार्वजनिक नीति सरकार द्वारा नागरिकों के हितों के लिए बनाई जाने वाली एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक निर्णय होता है। ठीक है। इसमें संपूर्ण ये सब का मिक्सचर होता है और ये नीति समाज की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार बनाती है, समाज में विकास, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार बनाती है। समाज में जो जनता है उसके जनहित के निर्णय, यानी उनके मानव अधिकार, उनके जो भी अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए ये सार्वजनिक नीति बनाती है। तो उसी को हम सार्वजनिक नीति कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ आया। तो ये नीति विधायक का, कार्यपालिका और नौकरशाही और कभी कभी न्यायपालिका द्वारा लागू की जाती है। ठीक है। तो नीति कौन बनाता है, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, ये सब ही इसमें मिलकर क्या करते हैं, न्यायपालिका भी इसको लागू कराने में कभी कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अभी कौन सा एक्ट आया है, कानून आया है ना, यू यूसीसी आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना। तो ये सब भी क्या है, एक समान, अगर देश एक है तो सबके लिए मतलब जो कानून है वो भी एक होना चाहिए। ठीक है ना। मैरिज का, डिवोर्स का और प्रॉपर्टी का, तो इससे रिलेटेड ये कानून था। ठीक है ना।
तो बहुत से इसको रिलीजियस के तौर पे देखते हैं, बट ये एक इक्वालिटी के लिए लाया था, ठीक है ना। तो ऐसे कानून जो सरकार बनाती है लोगों के जनहित के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, और उनकी समस्याएं को हल करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक नीति कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। जो कि विधायिका बनाती है, कार्यपालिका लागू करवाती है, नौकरशाही भी, जो डीएमएस भी, जो आईपीएस वगैरह होते हैं, वो भी इसे अपने अपने एरिया एरिया में लागू कराते हैं, और न्यायपालिका द्वारा भी इसको स्वीकृति देती है। तो उसको पूरे मतलब भारत को मानना होता है, क्योंकि न्यायपालिका जो बोलती है वो सबको मानना पड़ता है, ठीक है। आई होप समझ आया हो आपको इंट्रोडक्शन की पब्लिक पॉलिसी क्या है। बहुत इजी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब जानते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, थोड़ा इसका परिभाषा जानते हैं, क्योंकि डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में। आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे, होता है क्या है पब्लिक पॉलिसी, मीनिंग लिख दोगे, बट डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है जो कोई थिंकर्स ने दिया हो, ठीक है ना, मतलब जो एज टू एज जैसा उन्होंने लिखा है कि होता क्या है वही आपको लिखना होता है, तो उसको हम डेफिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन को हम नहीं बदल सकते, जो थिंकर्स देते हैं वही उनके अकॉर्डिंग जो होता है, ठीक है ना। तो अब हम डेफिनेशन को जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू थॉमस डाय, ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी इज वटेवर गवर्नमेंट्स चूज टू डू और नॉट टू डू। यानी पब्लिक पॉलिसी क्या कह रहे हैं, ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है जो गवर्नमेंट चूज करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी थॉमस डाई के अनुसार पब्लिक पॉलिसी क्या है, वो सब कुछ है जो गवर्नमेंट कहती है कि हमें करना चाहिए, वो जो निर्णय लेती है क्या हमें करना चाहिए पब्लिक को और क्या नहीं करनी चाहिए, उसी को कहते हैं सार्वजनिक नीति। किसके अनुसार, थॉमस डाई के अनुसार। कितनी इजी मतलब डेफिनेशन है, कितनी इजी परिभाषा है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है ना। और याद करके जाइएगा, एक भी डेफिनेशन मतलब थिंकर्स की जरूर डालना है, इससे नंबर मिलते हैं आपको। नहीं डालोगे तो मतलब पूरे नंबर जितने होंगे ना क्वेश्चन के पूरा लेकर आओगे फिर भी नहीं मिलेगा। एक डेफिनेशन जरूर मतलब लिख सकते हो, दो तीन याद करके, बट एक तो जरूरी लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो सार्वजनिक नीति की प्रक्रिया क्या रही है उसको हम जानते हैं। सो फॉर्म द formulations of public policy to its evolution, there is a long and complex process which can be divided into following stage, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी जो है उसके निर्माण से लेकर उसके मूल्यांकन तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, बहुत सारे चरण आते हैं, कोई एक नहीं है। तो एक एक करके हम उन सारे प्रोसेस को, सारी प्रक्रिया को जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है ना, यानी नीति का निर्माण होता है। तो this step being with the identifications of the problem, it involves participation of experts, political leaders, policy making and bodies and bureaucrats and something civil society। यानी जो पब्लिक पॉलिसी का जो निर्माण होता है, ये चरण जो होता है वो क्या होता है, ये चरण समस्याओं की पहचान से शुरू होता है, ठीक है। किसकी समस्या, जनता की, देश की, इन सब की समस्याओं से, ठीक है। इसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जितने भी होते हैं, राजनीतिक नेता भी शामिल होते हैं पॉलिसी बनाने में, और नीति निर्माता जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। बहुत सारी संस्था होती है जो क्या करती है, डेटा के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करती है। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस, और कभी कभी नागरिक समझदार जो समाज की भागीदारी होती है वो भी नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके चरण को हम जानते हैं, स्टेप को, ठीक है, एक एक करके देख सकते हो। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या करते हैं हम पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, पॉवर्टी एक्सेट्रा। यानी जब भी हम कोई नीति, कोई कानून बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उसकी समस्या का क्या करते हैं, पहचान करते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि बेरोजगारी, प्रदूषण, गरीबी, मतलब एक देश में कानून बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। तो भारत में बेरोजगारी है, प्रदूषण है, गरीबी है, ठीक है ना। तो इन सब की पहचान करी ना, यानी प्रॉब्लम की हमने आइडेंटिफाई करा। दूसरा स्टेप क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्शन। सब फिर क्या है, हम टू डू इन डेप्थ रिसर्च ऑन द रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी इंफॉर्मेशन एंड डाटा को कलेक्ट करते हैं। यानी अभी हमने एम्प्लॉयमेंट देखा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन है, पॉवर्टी है, ठीक है। बट ये सब कितनी है, कहाँ, इनके डिप्थ में जाकर रिसर्च करेंगे अब, ठीक है ना। डाटा के मतलब अनुसार और इंफॉर्मेशन के अनुसार कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सूचना और डाटा संग्रह के अनुसार संबंधित, यानी बेरोजगारी संबंधित, प्रदूषण संबंधित, गरीबी संबंधित और अन्य जो समस्याएं हैं उन सब पे गहरी रिसर्च करेंगे, ठीक है, कानून बनाने से पहले। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है उनका,
जो कानून बनाता है एनालाइज ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी अब क्या करते हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स है हमने देखा उन सबको एनालाइज करेंगे धीरे धीरे, यानी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट सॉल्यूशन आर पॉसिबल, सबका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है, विकल्पों का विश्लेषण करेंगे, ठीक है, एक एक विकल्प की कौन सा बेटर रहेगा जिससे ये जो बेरोजगारी है, प्रदूषण है, गरीबी, ये मतलब और भी जो समस्याएं वो सब हल हो, ठीक है, तो कौन कौन से समाधान संभव है उन सबका तुलनात्मक करेंगे कि अगर ये सब इसको हम अप्लाई करें तो ये सफल रहेगा, इसको अप्लाई करें, ए को अप्लाई करें तो क्या सफल रहेगा, बी को अप्लाई करें तो क्या सफल रहेगा, तो मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है ड्राफ्टिंग द पॉलिसी, यानी नीति का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें उद्देश्य से गोल्स और साधन और अपेक्षित परिणाम तय किए जाते हैं कि इस पॉलिसी का, इस कानून का जो हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं उसका गोल क्या होगा, उसका साधन क्या होगा और उसका मीडियम क्या होगा, मतलब ठीक है, अपेक्षित क्या होगा, परिणाम क्या होगा उसका, ठीक है, ये सबको हम तय करते हैं। तो ये क्या होता है, पब्लिक फॉर्मुलेशन के स्टेप्स होते हैं, प्रक्रियाओं के स्टेप्स होते हैं नीति का, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आर्थिक मंदी के दौरान सरकार ने क्या करा था, मनरेगा योजना बनाई थी, ठीक है, इसने क्या करा, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जा सका। मनरेगा में क्या है, सरकार क्या कर रही थी, जो गांवों में लोग हैं, जो आर्थिक मंदी आ गई थी उन सबको पैसे दे रही थी, ठीक है, किस चीज के लिए पैसे दे रही थी, बिजनेस करने का, अच्छा छोटा मोटा ही करे, जैसे कि किसी आदमी को, किसी लेडीज को कुछ अपना, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे कोई भी बिजनेस करिए, कपड़े का, हैंडमेड कोई चीज बना रही, किसी भी चीज का कोई अगर मतलब करना चाहता है तो उसको मनरेगा की तरफ से क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप को भारत में बढ़ाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अब जानते हैं हम अप्रूवल ऑफ पब्लिक एडॉप्शन एंड लेजिस्टिमेशंस, ठीक है, यानी जो नीति निर्माण है उसका अनुमोदन कैसे होता है, यानी पब्लिक अडॉप्शन कैसे होता है, पॉलिसी को हम अडॉप्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये जानते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है, दिस इज द स्टेज when the processed policy is given legal sanctions, it requires the approval of legislatures या पार्लियामेंट जो असेंबलीज में होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट्स में होते हैं, ठीक है, इन दोनों की ही किसी भी नीति बनाने में सहमति चाहिए होती है, ठीक है। तो वह चरण जब प्रस्तावित नीति को कानूनी स्वीकृति दी जाती है, इसके लिए विधायिका यानी संसद, विधानसभा और कार्यपालिका यानी कैबिनेट में स्वीकृति जरूरी होती है। कोई भी कानून तब पास होता है जब संसद में जो अपोजिट पार्टी होती है, मतलब जितने भी विधायक होते हैं उन सबकी इसमें मंजूरी हो, ठीक है ना, और कैबिनेट की सबकी मंजूरी हो, तब जाके वो क्या होता है, वो कहाँ जाता है, कार्यपालिका के पास जाता है, फिर उसको भी साइन मिलते हैं और फिर जाके वो क्या है, राष्ट्रपति की साइन हो जाते हैं, वो बिल पास हो जाता है। तब तक कोई कानून नहीं बनता जब तक, और जो एक संसद होता है, एक विधायिका होता है, उसमें दोनों पार्टी के, हर पार्टी के लोग होते हैं, मतलब जहां जहां से होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी चल रही है भारत में तो बीजेपी की होगी, ऐसा नहीं है। कानून निर्माण जहाँ होता है संसद में, विधायिका वो होते हैं जिसमें सभी पार्टी के हमारे द्वारा चुने लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हर पार्टी के लोग होते हैं। और जो कानून मतलब बीजेपी बना रही है, तो जो और बैठे होंगे वहां पे सीट में, 5 जैसे कि सीट है वहां पे जितनी, तो वहां पे क्या है, वो लोग कानून को बढ़ाने नहीं देते हैं, लागू करने नहीं देते, ठीक है ना, तो 50% से ज्यादा वोट्स मिलते हैं तब जाके ये कानून पास होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, नीति निर्माण का अनुमोदन होता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी, इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेशन जानते हैं, एट्रीब्यूट्स जानते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटियंस, पब्लिक ओपिनियंस एंड लॉबिंग हैव अ इम्पैक्ट, यानी जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, गठबंधन जनमत है और लॉबिंग का प्रभाव इस पे पड़ता है, ठीक है। यानी विचारधाराएं, इसमें एक संसद में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, एस, बहुत सारे पार्टीज के लोग होते हैं, ठीक है ना, सबके मेंबर्स होते हैं लोकसभा से चुने हुए। गठबंधन जनमत होता है, तो ये क्या है, इसकी विशेषता है कि इतने सारे और इतनी सारे भारत की पार्टी है, फिर भी जाके कोई कानून पास होता है, तो वो कानून क्या है, संसद द्वारा, भारत के लोगों द्वारा चुने हुए कानून होते हैं वो, ठीक है ना, तो इसलिए इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि नीति को संसद में पारित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हर नीति संसद में पारित होना जरूरी है। कोई भी, जैसे अभी मोदी सरकार है, अगर वो कोई कानून बना रही है तो सबसे पहले वो संसद में जाएगा वो कानून, और संसद में अपोजिट पार्टी के लोग भी होते हैं, ठीक है ना, जो उसको पास नहीं होने देते, ठीक है ना, अगर अच्छा ना हो तो उसमें मतलब सबकी भागीदारी होती है जनता की, ठीक है ना, जनता द्वारा ही तो चुने प्रतिनिधि तो उसमें होते हैं हर पार्टी के। तो अगर उसको जो स्वीकृति अगर नहीं मिलेगी संसद में तो वो कानून तब तक पास नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जानते हो ना आप, जीएसटी, उसको संसद द्वारा किया गया था, पारित किया गया था, और ये एक
महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति बनी थी। तो सार्वजनिक नीति थी जीएसटी। सार्वजनिक नीति जो भी नीति सरकार अपनी जनता के लिए बनाती है, देश की भलाई के लिए बनाती है, देश के विकास के लिए बनाती है, चाहे वो कोई भी नीति कानून हो, तो उसको हम सार्वजनिक नीति कहते हैं, यानी पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं, क्या जानेंगे अब हम जानेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है ना। यानी नीति को हम बना लिया, अब हमने, अब क्रियान्वयन में कैसे लाते हैं। तो यह चरण, ये स्टेप भी किसी भी सार्वजनिक नीति की प्रभावशीलता की परीक्षा होती है, ठीक है, एक एग्जाम की तरह होती है। इसमें नीतियों को यानी पॉलिसी को जमीन पर उतारना होता है, यानी योजनाओं को, कार्यक्रम को और सेवा को, जो भी सरकार ने बनाया है, जो भी पॉलिसी मेकर जिसने बनाया है, उन सबको क्या है, इसमें लागू करना होता है, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रशासनिक एजेंसियां, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां, ठीक है, जिसमें कौन आते हैं, मिनिस्ट्रीज आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं और लोकल बॉडीज आती है, ठीक है, मंत्रालय, विभाग और स्थानीय निकाय के जितने भी मेंबर होते हैं। वहीं निधि आवंटन होता है, यानी बजट और संसाधनों का भी वितरण होता है इसमें। पॉलिसी मेकिंग में मानव संसाधन आते हैं, यानी कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती की जाती है। और जनता की भागीदारी होती है इसमें, ठीक है, यानी जागरूकता अभियान और नागरिक सहभागिता भी इसमें जरूरी है। मतलब कोई भी कानून बनता है तो प्रशासनिक एजेंसियां बनाती है वो, ठीक है, जिसमें मंत्रालय, विभाग और स्थानीय निकाय, इन सब क्या करती है, इसमें रोल अदा करती है कि जैसे चलो कोई कानून बन गया, जैसे मान लिया अभी यूसीसी बना, ठीक है, या हमारा जीएसटी जब 2016 में आया था, तो उस जीएसटी को मंत्रालय ने, यानी जो भी हमारे मंत्रालय थे उस समय, जो केंद्र की सरकार थी, जो हमारी विभाग थी जितनी भी, और जो भी स्थानीय सरकार, जो भी स्थानीय लोग, मतलब एजेंसी थी जो कि सरकारी थी प्रशासन की, उन सब ने क्या करा, जीएसटी को लागू करने में हेल्प की। वही निधि आवंटन, बजट और संसाधनों का वितरण करके भी क्या करा जाता है, इसके माध्यम से कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा, मानव संसाधन, कर्मचारी अधिकारियों की तैनाती की जाती है कि वो जो हमने नया कानून बनाया है, मतलब सरकार ने, तो उसको इम्प्लीमेंट करे कहाँ पे, लोगों के पास, लोगों को। चौथा क्या है, जनता की भागीदारी, यानी जनता को जागरूक करे, अभियान करे, नागरिक सहभागिता बढ़ाए, जिससे जो कानून बनाया है उसमें वो सहभागिता करे, समझे, जागरूक हो कि है क्या ये कानून, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो सरकार की एक पॉलिसी थी, यानी सार्वजनिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी, जो कि भारत सरकार ने अभी भी बनाई थी 2014 के टाइम पे, कि स्वच्छ भारत मिशन। ये भी क्या है, एक पब्लिक पॉलिसी। मतलब सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है ना, नीति, तो उन सबको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत शौचालय बनाए गए, ठीक है, निर्माण करा गया, किसका, शौचालय का। कचरा प्रबंधन किया गया, मतलब जहां जहां कूड़े के ढेर होते थे उनको हटाया गया वहां से। सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई, ज्यादा क्या है, भर्ती की गई, अधिकारियों की तैनाती की गई। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो पब्लिक पॉलिसी सरकार ने बनाई, उसको क्रियान्वयन करा सके, उसको इम्प्लीमेंट करा सके, कहाँ पे, भारत में, हर देश में के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना। आई होप आपको पता हो, चल गया हो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है किसी भी पब्लिक पॉलिसी का, यानी सार्वजनिक नीति का, ठीक है। तो अब जानते हैं हम, सार्वजनिक नीति बन गई, इम्प्लीमेंट हो गई, अब उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे हम, पब्लिक पॉलिसी का एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो उसको जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल स्टेज इन विच इट इज सीन वेदर द पॉलिसी हैज फुलफिल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव और नॉट। यानी जो फाइनल स्टेज होता है किसका, पब्लिक पॉलिसी का, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी पॉलिसी को लागू की गई, इम्प्लीमेंट की गई, वो फुलफिल कर पा रही है ऑब्जेक्टिव को या नहीं, यानी गोल्स को किसके गोल्स को, जो गवर्नमेंट और पब्लिक जो पॉलिसी के मेकर्स हैं उन्होंने जो बनाया उसको। तो ये किसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं, यानी हम इसको एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम किसकी तरह पे मापते हैं, तो बहुत सारे विभिन्न डेटा होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सरकार सर्वे कराती है, फीडबैक, कोई ऐप दे देती है, कोई वेबसाइट पे अगर वो कानून है तो फीडबैक का तरीका ये घर घर जाके, ठीक है। वहीं रिपोर्ट के माध्यम से, मान लो न्यूज वाले चले गए और एक एक का रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, किसी भी कानून का, यानी जो भी सरकार ने बनाया पब्लिक पॉलिसी, उस सब का एवोल्यूशन, यानी पब्लिक पॉलिसी का मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, यानी मूल्यांकन कर किसी भी पॉलिसी का एवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि नीति की प्रभावशीलता की जांच की जाए। मतलब चेकिंग करता है इफेक्टिवनेस किसकी, पब्लिक पॉलिसी की। जो सरकार ने पब्लिक पॉलिसी बनाई है जनता के लिए, पीपल के लिए, तो वो चेक करते हैं इन सब के माध्यम से, डाटा, फीडबैक, रिपोर्ट्स के माध्यम से, कि वो पॉलिसी जनता के लिए क्या इफेक्टिवनेस है, प्रभावशाली है, खुश है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसको जांचते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड फ्लॉज, ठीक है।
यानी समस्या और खामियों को पहचानना, यानी जो भी कानून बनाया है, पब्लिक पॉलिसी बनाया है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या खामियां हैं, जिसको हम संशोधन कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना, बदल सकते हैं। अगर कोई कानून है जिसमें जनता की मतलब जो मौलिक मौलिक अधिकार है या मानव अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा हो, तो उस समस्याओं को देखेंगे, सुलझाएंगे सरकार, ठीक है ना। तो खामियां और समस्याओं को भी पहचानना इसका उद्देश्य होता है। तीसरा क्या होता है, भविष्य की नीति के लिए मार्गदर्शन करना, जो फ्यूचर है उसके लिए जो पॉलिसीज होती है उसको क्या करना, गाइडेंस करना, ठीक है, ये उसके एम्स होते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं एवल्यूटर्स कौन होते हैं, ठीक है, यानी जो मूल्यांकन करने वाले लोग होते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी का मूल्यांकन करते हैं, वो कौन होते हैं। तो ये सरकार की आंतरिक एजेंसी होती है, उनकी खुद की एक एजेंसी भी होती है, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग आपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन जब चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक सेमेस्टर फोर्थ में, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, नीति आयोग क्या होता है। तो नीति आयोग क्या करती है, जब सरकार कोई भी कानून बनाती है उसको क्या करती है, उसका मूल्यांकन करती है, वो कानून कैसा चल रहा है, लोग कैसा फीडबैक दे रहे हैं, कैसा उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, उन सबका अध्ययन करती है, ठीक है। वही दूसरे कौन करते हैं, स्वतंत्र संस्थान के लोग करते हैं, जैसे एनजीओ वाले लोग हो गए, ठीक है ना। तो वो सब भी क्या करते हैं, गांव गांव जाते हैं और ये पता लगाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं कि जो सरकार ने कानून लागू किया है, जो पब्लिक पॉलिसी जनता के लिए बनाई है, वो कैसी है, ठीक है। तो इनसे भी क्या है, मूल्यांकन करने वाले एनजीओ वाले लोग भी होते हैं। तीसरे लोग कौन होते हैं, मीडिया होते हैं या नागरिक समाज, चाहे मीडिया हो चाहे कोई नागरिक समाज हो जिसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, या यूट्यूब का या मान लो मीडिया के कोई लोग हैं, वो चाहते हैं ना, जैसे यूसीसी भी आया था, कोई भी कानून आता है आप न्यूज में देखते हो कि पहुंच जाते हैं न्यूज वाले लेके कि आपका फीडबैक क्या है, आप इस कानून पे क्या अपनी राय रखना चाहते हो। तो ये क्या होता है, ये फीडबैक होता है, मूल्यांकन करने का तरीका होता है किसका, पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बताऊं एग्जाम्पल, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात में सुधार की रिपोर्ट के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया। मतलब जब भारत सरकार ने, मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया था, तो जेंडर के आधार पर देखा गया इसको सुधार की रिपोर्ट में। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना बनाई, इससे क्या है, अब जेंडर इक्वालिटी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है ना। और वो जो उनकी पहले भ्रूण हत्या होती थी वो भी अब नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर पता लगाएगा, डेटा के आधार पर। किस डेटा के आधार पर, बहुत सारे गांव में जाके एनजीओ के लोगों ने क्या करा, सर्वेक्षण किया, और मीडिया ने भी कवर किया इस चीज को, और जो नागरिक है उन्होंने भी अपनी भागीदारी दिखाई, ठीक है ना। और नीति आयोग की भी रिपोर्ट से, तो ये सब डाटा ने इन सब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पॉलिसी थी, पब्लिक पॉलिसी, उसका मूल्यांकन किया, ठीक है ना। आई होप आपको पता चल गया पब्लिक पॉलिसी के बारे में। सार्वजनिक नीति जो है यानी पब्लिक पॉलिसी, उसके टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं, उसको अब हम जानेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, ठीक है, यानी वितरणात्मक नीति, ठीक है। जैसे पेंशन योजना, राशन कार्ड वितरण, ये सब क्या है, ये सब सरकार की एक पॉलिसी है। पर कौन सी पॉलिसी में आती है, वितरण पॉलिसी में, यानी वितरणात्मक नीति में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव नीति में। यानी पब्लिक पॉलिसी भी चार टाइप्स की होती है, ठीक है ना। चार टाइप में से फर्स्ट टाइप होता है उसका कि वितरणात्मक नीति, जिसमें क्या करती है सरकार, डिस्ट्रीब्यूट करती है किस चीज को, अपनी कानून, अपनी नीति को, अपनी पॉलिसी को। तो सरकार की पॉलिसी एग्जाम्पल के तौर पे पेंशन की जो योजना है, राशन कार्ड की जो योजना है, एक्सेट्रा जो उसकी योजना है, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी सर्विस को, अपनी पॉलिसीज को जनता को, तो वो क्या कहलाती है, वो पब्लिक पॉलिसी की डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी कहलाती है, यानी वितरणात्मक नीति कहलाती है। वही टाइप्स टू है कि रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी यानी नियामक नीति। ये क्या होता है, ये ऐसी पॉलिसीज होती है, ये ऐसी पब्लिक पॉलिसी होती है जो सरकार, जो प्रशासन है, वो ट्रैफिक नियम, पर्यावरण कानून, इन सबको रेगुलेट करने के लिए यानी नियम में बांधने के लिए बनाती है। यानी पब्लिक के लिए बनाई गई सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसी, ऐसी सार्वजनिक नीति, जिसके द्वारा सरकार क्या करती है, किसी कोई नियम बनाती है जिसके तहत, जैसे कि पर्यावरण कानून, ट्रैफिक कानून, एक्सेट्रा कानून, जिसके द्वारा रेगुलेट करती है किसको, देश को, ठीक है, और उसकी नीति को। वही थर्ड टाइप का जो पब्लिक पॉलिसी है वो क्या है, वो है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी का तीसरा जो है प्रकार, वो है पुण्य वितरण नीति। इसमें क्या करा जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, ठीक है ना। क्या, आरक्षण नीति, टैक्स रियायतें, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सरकार, उसको दोबारा से क्या करती है, देती है। जैसे कि सरकार ने कानून बनाया, सरकार ने ही इक्वालिटी का कानून बनाया है, ठीक है ना। सरकार ने ही टैक्स लेने का कानून बनाया है कि वो जनता से टैक्स लेगी, ठीक है ना, जीएसटी लेगी या इनकम टैक्स लेगी, ये सब तो सरकार की ही पब्लिक पॉलिसी है। अब सरकार अपनी ही पब्लिक पॉलिसी पे
दोबारा पुनर्वितरण करेगी, अपनी पॉलिसी को दोबारा बांटेगी, तो उसको कहेंगे दोबारा अपनी पॉलिसी को ही, अपनी ही नीति को सरकार वापस बांट रही है। कैसे? ठीक है, सरकार ने बनाया कि सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। अब सरकार ही क्या कर रही है, उसमें आरक्षण की नीति दे दी है। अब समानता का है तो आरक्षण किसी को दे रहे हैं, तो वो तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना समानता से। तो क्या है, सरकार ही खुद ही दे रही है दोबारा, तो उसको कहते हैं पुनर्वितरण। अपनी ही नीति को दोबारा बांटना, कुछ एडवांस जोड़ के उसमें, ठीक है। अब सरकार की ही नीति है कि सरकार टैक्स लेती है जनता से, ठीक है। अब टैक्स की रियायतें जो मिलती है, टैक्स में जो डिडक्शन मिलता है, अब वो क्या है, अब सरकार जो खुद ही टैक्स ले रही है वो खुद ही टैक्स में अब डिडक्शन देती है, ठीक है। जैसे आपका इंश्योरेंस होगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जो जो आपको टैक्स में डिडक्शन दिलाती है, रिलैक्सेशन दिलाती है, ठीक है ना। तो सरकार की ही पॉलिसी को क्या हो गया, पुनर्वितरण हो गया। सरकार ने अपनी पॉलिसी को एनालाइज करा, देखा वेखा, उसको दोबारा सही करा और दोबारा लागू किया, तो इसको कहते हैं पुनर्वितरण, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव। वही चौथा टाइप से सरकार की पब्लिक पॉलिसी का, यानी सार्वजनिक नीति का, कि रचनात्मक नीति यानी कॉन्स्टिट्यूट पॉलिसी। ये क्या होती है, ये संविधान में संशोधन करके होती है। संविधान में जितने भी पब्लिक पॉलिसी दिए गए हैं सरकार द्वारा, अगर उसमें सरकार को कुछ बदलाव करने होंगे, कोई नया नीति सरकार लाना चाहेगी जनता के लिए, तो क्या करेगी, संरचनात्मक नीति अपनाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलिसी अपनाएगी, और संविधान में जो कानून है उसको बदलेगी, ठीक है ना, उसमें संशोधन करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, 4 टाइप्स ऑफ क्या है, पब्लिक पॉलिसी है, यानी सार्वजनिक नीति है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं, भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण की कौन कौन सी संस्थाएं उसको जानते हैं। भारत में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो क्या नीति का निर्माण करती है, मतलब कानून बनाने का काम करती है, ठीक है, यानी इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो कौन कौन सी है, पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर गिव्स पॉलिसी द फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। ये क्या है, लेजिस्लेचर जो है वो क्या करते हैं, देते हैं पॉलिसी अपने एक कानून के रूप में, ठीक है ना, नीतियों कानून का स्वरूप देती है। कौन, विधायिका। विधायिका कहाँ होती है, पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट में जो सेंट्रल पार्टी होती है एंड अपोजिशन पार्टीज होती है, सारी पार्टीज होती है उसमें, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो सबके लोग होते हैं उसमें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा मेंबर्स, ठीक है ना। वही कार्यपालिका भी नीति निर्माण में सहायक भूमिका निभाती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, नीतियों को बनाती है और लागू करती है। नीति को बनाती कौन है, कार्यपालिका बनाती है, ठीक है ना, और लागू भी कार्यपालिका करती है, पर उसको क्या है, पार्लियामेंट में विधायिका में स्वीकृति मिलनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। वही न्यायपालिका का भी रोल होता है कानून में, यानी जुडिशरी का भी, यानी नीतियों की संवैधानिक की जांच की जाती है कि जो कानून नीति विधायिका कार्यपालिका द्वारा स्वीकृति की गई है, बनाई गई है, इसमें कुछ संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है ये नीति, ये कानून, ये पॉलिसी, तो इसकी जांच करती है। फिर वही कानून की नीति आयोग भी जांच करती है। नीति निर्माण में तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे आप कानून बना सकते हो, तकनीकी सहायता। वही स्वतंत्र संस्थाएं भी होती है, जैसे सी कैग होती है। क्या क्या होती है, जो सरकार की जितनी भी इंस्टीट्यूशन होती है उन सबका क्या करती है, एनालाइज करती है, उन सबको, उन सबके जो पैसे फंडिंग लगती है ना उसमें, उन सबको देखती है। वही एनजीओ और मीडिया निगरानी, ये सभी क्या करती है, कानून को बनाने से लेकर जनता तक पहुंचने तक इन सब में अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो कानून किसी एक द्वारा नहीं बनता, बनता तो वैसे एग्जीक्यूटिव बनाती है, पार्लियामेंट में बनती है, ठीक है ना। पर क्या है, वो इन सब का रोल इसमें कहीं ना कहीं आता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप कंक्लूजन में, कि क्या है सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी प्ले एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन शापिंग इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन। यानी जो पब्लिक पॉलिसी है, सार्वजनिक नीति है, वो किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये इसमें निर्माण करती है, क्रियान्वयन करती है पॉलिसी को, मतलब पॉलिसी, सार्वजनिक नीति में पॉलिसी का निर्माण होता है, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसको क्या है, इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन किया जाता है, फिर उसको एवोल्यूशन करा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इसकी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पारदर्शिता और सहभागी होगी, यानी ट्रांसपेरेंसी होगी, और क्या होगी, सहभागिता होगी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव होगा। और नीति उतनी ही, जितनी पारदर्शिता होगी, सहभागी होगी, उतनी ही वो पॉलिसी क्या होगी, सफल होगी, इफेक्टिवनेस होगी और जनमुखी होगी। मतलब सेंट्रल में किसकी होगी, वो पब्लिक के, ठीक है ना, जनता के। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी, एक डेमोक्रेसी कंट्रीज में जो नागरिक है, जो पीपल है, उसकी जो भागीदारी है,
वो और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व यानी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसकी भावना से ही एक नीति प्रभावी बन सकती है। मीन्स कहने का मतलब है सार्वजनिक नीति किसी भी देश के कंट्री के इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिक्स यानी सामाजिक आर्थिक जो ढांचा होता है स्ट्रक्चर होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बनाने से लेके क्रियावान करने से लेके मूल्यांकन तक में एक पारदर्शिता और सहभागिता नीति को अपनाने से ये जनता के प्रति होती है। जिससे एक लोकतंत्र में जब जनता की भागीदारी होती है तो क्या है उस देश में पारदर्शिता होती है उत्तरदायित्व होती है जिससे वो शासन बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छे से चलता है प्रभावी नीति बनती है। ठीक है ना। तो अच्छे से आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। एंड पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से ओनली 50 रुपीज़ में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों पीडीएफ खरीद सकते हो। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखते चलिएगा दोनों मीडियम में पढ़ा रही हूँ। ठीक है। सो कंपेयर एलिट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी यानी आपको तुलना करनी है किसकी सार्वजनिक नीति से संबंधित जो एलिट थ्योरी है यानी जो एलिट थ्योरी और ग्रुप सिद्धांत है उसकी आपको तुलना करनी है। ठीक है ना। पब्लिक पॉलिसी में एलिट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी किस तरह से काम करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। सो किसी भी आंसर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। और खत्म निष्कर्ष पे करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि various theories have an important place in the study of public policy यानी जो सार्वजनिक नीति है उसके अध्ययन में विभिन्न सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान होता है चाहे वो एलिट थ्योरी हो चाहे वो ग्रुप थ्योरी हो। ठीक है ना। तो थ्रू दिस प्रिंसिपल वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पब्लिक मेकिंग प्रोसेस एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये सब जो फैक्टर है वो क्या समझाते हैं वो हमें ये मदद करते हैं इन सिद्धांतों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है प्रोसेस है वो किन किन तत्वों का प्रभाव और इसमें कैसे कैसे कार्य करती है। ठीक है। इन सब के अध्ययन से। ठीक है। तो two important theories that come up for decision in the context are elite theory and group theory। तो इसमें हम दो थ्योरी को देखते हैं डिस्कस करेंगे elite theory और group theory को। ठीक है। there are difference and similarities in these two theories that define policy making and then relationship with society। ठीक है। यानी ये जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है एलिट थ्योरी का और ग्रुप थ्योरी का तो ये दोनों सिद्धांत हम इन दोनों सिद्धांत में अंतर और समानताएं देखेंगे कि इन दोनों में क्या समानता भी है एक जैसी और क्या इन दोनों में अंतर है। ठीक है। तो ये जो एलिट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी है ये नीति निर्माण करने में यानी पब्लिक जो पॉलिसी है उसको मेकिंग करने में और समाज के साथ रिश्ते यानी रिलेशन को डिफाइन करने में कौन सी भूमिका निभाती है उसको हम जानेंगे। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन आपको समझ आया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से देखते हैं कि सबसे पहले हम एलिट थ्योरी क्या है। ठीक है ना। एलिट थ्योरी क्या है उसको हम जानते हैं। तो एलिट थ्योरी holds that there are certain individual or group in a society that have control over power money and resource। तो एलिट थ्योरी क्या करते हैं एलिट थ्योरी जो है यानी एलिट सिद्धांत ये मानता है कि समाज में कुछ ही विशेष व्यक्ति होते हैं या कुछ समूह होते हैं यानी पूरे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनके पास क्या होती है सत्ता होती है। ठीक है। और धन होता है और संसाधन का नियंत्रण होता है। मतलब एलिट थ्योरी के लोग मानते हैं पूरा देश पूरा समाज या पूरी दुनिया कंट्रोल में होती है कुछ ही व्यक्ति के कंट्रोल में होती है। ठीक है ना। जो क्या करती है उस देश की सत्ता पे उस देश की धन पे और उस देश के संसाधन पे अपना नियंत्रण करती है। कैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो एलिट थ्योरी ये कह रही है अगर मैं भारत के एग्जाम्पल बताऊं तो भारत का कुछ ऐसा वर्ग कुछ ऐसा समूह जैसे कि पॉलिटिकल से रिलेटेड जो लोग हैं राजनेता लोग और बिजनेसमैन जैसे अडानी अंबानी जैसे लोग। तो बिजनेस वाले लोग अडानी अंबानी और ये जो नेता वाले जो लोग हैं इन्हीं दोनों के पास क्या है सत्ता की पावर होती है देश की क्योंकि सत्ता इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब आप कितना भी पढ़ लो कुछ कर लो क्या आप पॉलिटिक्स में अब जा सकते हो क्या आप प्रधानमंत्री तुम बन सकते हो नहीं बन सकते। इन्हीं लोगों में आपस में ही चलता रहता है ये सब। ठीक है ना। और जो धन है वो भी इनके हाथ में होता है मतलब पूरे देश का जो धन है वो भी इनके कंट्रोल में ही रहता है। क्यों क्योंकि पूरे देश में जितना भी स्ट्रक्चर बना है वो सरकार और ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये जो अडानी अंबानी है इन्हीं लोग द्वारा बनाई जाती है। मतलब भारत का कोयला हो लोहा हो जल हो पानी हो इन सब पे नियंत्रण किसका होता है या तो सरकार का होता है या तो अडानी अंबानी जैसे अमीरों का होता है। तो इसलिए एलिट थ्योरी कहता है कि कुछ समाज में कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं या कुछ ऐसा ग्रुप होता है उसी के हाथ में पूरा देश की शक्ति होती है। ठीक है ना।
तो सच्ची बात होती है ये, और यही एलिट थ्योरी कहता है कि पूरा देश कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, ठीक है ना, उन्हीं के बदौलत चलता है। तो इन व्यक्तियों या समूहों के पास नीति निर्माण की शक्ति होती है। जो ये जो कुछ व्यक्ति होते हैं, थोड़े से जो एलिट्स लोग होते हैं, ठीक है ना, दिस इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैव अ पावर टू मेक पॉलिसी एंड दिस ऑफ्टन कंट्री टू द विशेस एंड नीड्स टू लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, अपनी ही मतलब अक्सर समाज के बड़े बड़े वर्गों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के विपरीत होती है, ठीक है। तो ये जो समूह होता है, ये इनके पास खुद की नीति निर्माण करने की ताकत होती है, क्योंकि ये पैसे वाले होते हैं, इनके पास संसाधन के नियंत्रण होता है, इन्हीं के हाथ में भारत की सत्ता होती है या किसी भी देश की सत्ता होती है। तो ये क्या है, अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, अपने हिसाब से समाज को चलाते हैं, और जो वर्ग है उसकी इच्छाओं की आवश्यकताओं के विपरीत होती है। मतलब जो बड़ा वर्ग है देश का, जो गरीब वंचित मध्यम वर्ग है, उनसे समाज नहीं चलता है, उससे देश नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इनकी कानून में, पब्लिक पॉलिसी में कोई रोल नहीं होता है। ज़्यादा रोल किनका होता है, इन्हीं सत्ताधारियों का होता है, और इन्हीं मतलब अडानी अंबानी जैसे लोगों का ही होता है, ठीक है ना। तो ये अक्सर समाज के बड़े वर्गों की इच्छा को क्या करती है, विपरीत होती है, मतलब उनके अनुरूप नहीं होती, मतलब गरीब लोगों की अनुरूप नहीं होती। तो इस सिद्धांत के अनुसार केवल एक छोटा सा ही समूह ही समाज को निर्णय देता है और नीति निर्धारित करता है, और बाकी समाज इससे प्रभावित होता है। तो एलिट थ्योरी कहता है समाज का छोटा सा वर्ग ही कानून बनाता है, पूरे समाज पे नियंत्रण करता है, और जो बड़ा सा वर्ग है, यानी जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो क्या करता है, उसके कानून को फॉलो करता है, उससे प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो मतलब देश चलाने का काम एलिट लोग ही करते हैं, यानी कुछ नेता धनवान लोग ही करते हैं, ठीक है ना। तो एलिट्स क्या हो गए, अब जान गए एलिट थ्योरी क्या है, ठीक है ना। तो की थिंकर्स को हम जानते हैं, कुछ मुख्य थिंकर्स जिन्होंने अपने एलिट थ्योरी पे अपने विचार धरे हैं, और जो एलिट थ्योरी पे अपने विचार धरते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पेरेटो, जो पेरेटो है उनके अनुसार, देयर हैज ऑलवेज बीन अ स्मॉल एलिट इन सोसाइटी विच कंट्रोल पावर एंड रिसोर्स। यानी जो विचारक है फिल्फ्रेडो पेरेटो, तो फिल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार, पेरेटो ने कहा है कि समाज में हमेशा एक छोटा सा एक एलिट वर्ग होता है, मतलब हर समाज में एक छोटा वर्ग होता है जो कि एलिट वर्ग होता है। ये छोटा नहीं होता, छोटा जनसंख्या में होता है, धन में, सत्ता में, पावर में, सारी हाथ जो है वो इसी के पास होती है, जो शक्ति और संसाधनों का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। कितना इजी डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे हैं गैस्टोन मोली, गैस्टोन म्यूक्स जो है, और अब सी वाई मिंटर्स, इनके अनुसार इन विचारकों ने भी ये माना है कि राजनीतिक हो चाहे आर्थिक निर्णय हो, इन्हें प्रभावी जो भूमिका है वो केवल कुछ खास वर्ग के लोग ही करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणालियों में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में, समाज में, राजनीतिक में और आर्थिक में और कानून बनाने में इन्हीं कुछ एलिट लोगों का ही रोल होता है समाज पे, ठीक है। और जो बड़े वर्ग है, मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो क्या है, इनसे प्रभावित होते हैं, इनके कानून को मानते हैं, ठीक है। तो देश चलाने वाला कुछ छोटे से ही लोग होते हैं, ठीक है, जो देश चलाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, राजनीति से लोग होते हैं रिलेटेड। ये एलिट थ्योरी आपको आसानी से समझ आया हो, और थिंकर्स की भी मैंने बता दी, ठीक है, आपको डेफिनेशन। तो हाईलाइट्स जानते हैं पॉइंट्स हम, ठीक है। तो मुख्य बातें क्या है कि एलिट थ्योरी में सत्ता का संकेंद्रीकरण होता है, मीन्स concentration of power, यानी the power and decision making process is very concentrated and is limited to a select few people or group only। यानी जो सत्ता और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा संकेंद्रित होती है। संकेंद्रित मतलब ये केवल कुछ चुनिंदा लोगों यानी एलिट्स लोगों और समूहों यानी एलिट्स जो ग्रुप है उनके ही हाथों में सिमट के रह जाती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सत्ता का संकेंद्रीकरण, ठीक है। दूसरी मुख्य बातें एलिट थ्योरी में क्या है कि शक्तिशाली एलिट वर्ग, शक्तिशाली एलिट वर्ग यानी पावरफुल एलिट वर्ग कौन होते हैं, द क्लास दैट द मेजर रोल इन पॉलिसी मेकिंग इन द वन दैट इज इन अ हाई सोशल पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक स्टेटस, जिनका भी समाज में नीति निर्माण में मुख्य भूमिका रखने वाले वर्ग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल से रिलेटेड लोग हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े जो उच्च सामाजिक पद पे होते हैं, राजनीतिक पद पे होते हैं और आर्थिक पद पे होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या है उन वो इम्पैक्ट करती है किस पे, वही लोग क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। वही तीसरी पॉइंट है कि सामान्य जनता की भूमिका क्या है किसी भी पब्लिक पॉलिसी में, ना के ही बराबर होती है, लिमिटेड रोल ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। यानी द जनरल पब्लिक हैज लेस इन्फ्लुएंस एंड दे हैव नो डिसिव रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ चेंज ऑफ पॉलिसी।
यानी जो सामान्य जनता है उसका प्रभाव बहुत कम होता है। उन्हें नीति के निर्माण यानी फॉर्मुलेशन करने में और उसे चेंज करने में निर्णायक भूमिका इसमें उनकी नहीं होती है। ज़्यादा ज़्यादा किसकी होती है? एलिट लोगों की होती है। ठीक है, एलिट लोग चुनिंदा लोग होते हैं जो समाज पर राज करते हैं, जैसे राजनेता के लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग, आईएएस आईपीएस लोग, और कौन? बिजनेसमैन। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो big businessman house, industry group, and political establishment play a major role in the formulation of public policy. As such, commercial companies that and industries put pressure on the government to make their policy effective. यानी जो राजनीतिक जो सार्वजनिक नीति है उसके निर्माण में जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े घरानों के लोग होते हैं, अंडानी अंबानी जैसे औद्योगिक लोग होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इन सबका समूह जो होता है ना, वो राजनीतिक में बैठे जो लोग होते हैं ना, प्रतिभान, उनकी प्रमुख भूमिका होती है इसमें। वो क्या करते हैं? जैसे वाणिज्य कंपनी और उद्योगपति क्या करते हैं? अपनी नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, और सरकार से अपने हित में जो कानून है उस पॉलिसी को बनवाते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो। हमने एलिट थ्योरी जान लिया, अब हम जानेंगे ग्रुप थ्योरी क्या है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से एलिट थ्योरी समझ आया हो। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड टॉपिक जो कि हमारा ग्रुप सिद्धांत क्या है। तो ग्रुप सिद्धांत क्या है? ग्रुप थ्योरी assume that public policy is formed through the competition and negotiation by different interest group। यानी जो ग्रुप सिद्धांत ये मानता है कि सार्वजनिक नीति क्या करता है? निर्माण करता है किसका? पॉलिसी का, और विभिन्न हितों समूह द्वारा प्रतिस्पर्धा और बातचीत के माध्यम से। ये कहता है कि जो इसकी एलिट थ्योरी से थोड़ी अलग सोच है। ये कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो उसमें सबका रोल होता है, इसमें कॉम्पिटिटर, बातचीत, इन सब के माध्यम से क्या है? पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। मीन्स कॉम्पिटिटर कौन हो गए? जो लोकसभा है उसमें जो संसद में बैठे जो लोग होते हैं उसमें सेंट्रल पावर वाले लोग भी होते हैं और अपोजिट पार्टी भी होती है, जैसे कि अभी बीजेपी है, कांग्रेस भी है और अदर पार्टी के लोग भी है। तो उनके यानी अपोजिट से बातचीत करके ही कोई कानून बनाई जाती है। वो कौन कहता है? ग्रुप सिद्धांत के लोग कहते हैं। इनके अनुसार समाज यानी सोसाइटी में कई प्रकार के समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या करते हैं? नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने फायदा के लिए क्या करते हैं? इस नीति निर्माण कानून में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह समूह अपने हितों को प्रभावित करने के लिए सरकार को अन्य निर्णायक से संवाद करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप सिद्धांत कहता है कि ये एलिट्स लोग ही नहीं कानून बनाते बल्कि अपोजिट पार्टी के लोग बातचीत के माध्यम से पार्लियामेंट में, और कभी कभी कुछ ऐसा समाज का वर्ग जो अपने हित के लिए कानून बनाने में सहायता करता है। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी, जो कि पब्लिक पॉलिसी में रोल अदा करती है। तो पब्लिक पॉलिसी में ग्रुप थ्योरी का क्या कौन कौन से विचारक है, सपोर्टर, तो उसको जानते हैं। तो ग्रेबियल आलमंड है, ग्रेबियल आमंड को हम जानते हैं। तो ग्रेबियल आलमंड show through the group theory that policies change due to pressure from different group and it is a democratic process। यानी आलमंड ने ग्रुप सिद्धांत के माध्यम से ये बताया है, ये दर्शाया है कि विभिन्न समूहों की दबाव के कारण ही नीतियां बदलती है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यानी ये कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो सार्वजनिक नीति है, वो एक ग्रुप के माध्यम से बनती है जिसमें जनता आती है, समाज के लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, जो कि इस कानून को बदलने की शक्ति रखती है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो एलिट थ्योरी से थोड़े अलग दिखते हैं। ठीक है ना, तो वही दूसरे थिंकर्स है रॉबर्ट डाले। रॉबर्ट डाले क्या है? उनके अनुसार, डाले के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में सत्ता का वितरण व्यापक होता है और यह विभिन्न समूहों के बीच आदान प्रदान द्वारा सुलझाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि सिर्फ एक के हाथ में नहीं होती, सिर्फ एलिट के हाथ में नहीं होती पॉलिसी बनाना, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के वितरण में होता है, हर भाग में होता है, और सभी अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने सूचनाओं, अपने समाचार जो विचार है उसका आदान प्रदान करते हैं और ये सुलझाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो कुछ मुख्य बातें जानते हैं। ठीक है, किसकी? ग्रुप थ्योरी की। तो समूह की प्रतिस्पर्धाओं पे ध्यान देता है ये। ठीक है, यानी हाइलाइट्स पॉइंट जाने तो कंपटीशन ऑफ ग्रुप, यानी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन देयर इज अ कंपटीशन अमंग मैनी ग्रुप्स, एवरी ग्रुप पर पुश फॉर इट्स ऑन नीड्स एंड इंटरेस्टेड। यानी जो समूहों की प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? नीति निर्माण में यानी कानून निर्माण, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, पब्लिक पॉलिसी जो मेकिंग होती है, उसके बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है, और हर समूह क्या करता है? अपने हितों के लिए क्या करता है? दबाव डालता है कि मेरी हित पूरा हो। मतलब समाज का हर एक वर्ग जो पॉलिसी मेकिंग में शामिल है वो चाहता है कि मेरे हित पूरे हो। मैं जैसे अपोजिट पार्टी के लोग सोचेंगे मेरे ये हित पूरे हो, बिजनेसमैन सोचेंगे मेरे ये हित पूरे हो, आम जनता सोचेगी मेरे ये हित पूरे हो, पार्टी के लोग सोचेंगे मेरे ये हित। तो सबका अपना अपना इसमें कंपटीशन बना रहता है। ठीक है ना, जिससे के द्वारा ही वो भागीदारी लेते हैं। दूसरा बहुलतावाद, यानी
प्लूरलिज्म यानी नीति निर्माण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, जिसमें विभिन्न समूहों को समान अवसर मिलता है नीति में भागीदारी लेने का और कोई एक समूह इस पे हावी नहीं होता। मतलब ये इसका दूसरा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि एलिट्स लोग हावी होते हैं, इस समाज के हर लोग की इसमें सक्रिय भागीदारी होती है, ठीक है। वहीं सामाजिक विविधता में इसमें देखने को मिलती है, मतलब ग्रुप में कोई एक वर्ग नहीं होता, मतलब एलिट्स लोग नहीं होती, इसमें हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के और अन्य सामाजिक समूह के द्वारा अपनी अपनी नीतियों को अपने अपने प्रभावित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। मतलब जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी बनती है सरकार द्वारा, तो उसमें समाज के लोग, चाहे वो हर धर्म के, जाति के, सब इन्वॉल्व होते हैं और अगर उनको पसंद नहीं आती तो सब वो क्या है, सरकार पे दबाव डालते हैं। जैसे यूसीसी के सपोर्ट में, और ये जो बहुत सारे कानून चल रहे हैं अभी, जो वक्फ बोर्ड है, तो ये सब कानून पे अभी जैसे कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज है वो उस पे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही उस चीज को, तो उसमें प्रोटेस्ट कर रही है। तो अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो सामाजिक विविधता इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं, तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो pressure pressure from trade union, environmental group or business groups and other social organizations in the federal government is important in policy formulation। यानी जो संघीय सरकार, ट्रेड यूनियन, पर्यावरण समूह, व्यापारिक समूह और अन्य सामाजिक संगठन क्या करती है, सब दबाव डालती है किसको, कानून निर्माण में, यानी पब्लिक जो फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन उसमें, ठीक है, सरकार पर। तो एग्जांपल, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिव इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो पर्यावरण से रिलेटेड है संस्था, एनजीओ हो, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, तो वो क्या करती है, वो सरकार पे दबाव बनाती है कि आप ऐसा कानून बनाओ जिससे पॉल्यूशन ना फैले, और जनता भी इसमें भागीदारी देती है। तो क्या है ये, एक एग्जाम्पल हुआ किसका, ग्रुप थ्योरी का, ठीक है ना, जो एलिट थ्योरी से बिल्कुल अलग है। तो कंपैरिजन तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया, अगर टेबल फॉर्म में आपको कंपैरिजन कराऊं, कंपैरिजन ऑफ एलिट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, तो पार्टिसिपेशन ऑन पॉलिसी मेकिंग में एलिट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी कैसे होते हैं, तो ओनली सर्टेन ग्रुप और इंडिविजुअल के हाथ में होती है। एलिट थ्योरी वाले लोग क्या कहते हैं, यानी जो पॉलिसी मेकिंग में जो भागीदारी होती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों की होती है, समाज के कुछ ही चुनिंदा अमीर एलिट्स लोगों के पास होती है, इंडिविजुअल लोगों के पास होती है, एलिट थ्योरी के अनुसार। वहीं ग्रुप थ्योरी के अनुसार पब्लिक पॉलिसी बनाने में, यानी सार्वजनिक नीति बनाने में जो भागीदारी होती है वो कंपटीशन की भी होती है, जो अलग पार्टी के लोग होते हैं, पार्टिसिपेशन जो भी उसमें भाग लेते हैं, और डिफरेंस ग्रुप समाज के जो है, जैसे कि एग्जांपल भी हमने दिया था मैंने, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप था जो एनवायरमेंटल का, वो क्या चाहेगा जब सरकार कोई कानून बनाए तो उसमें पर्यावरण से रिलेटेड कुछ कानून बनाए जिससे पॉल्यूशन वगैरह से ना फैले, ठीक है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो एलिट थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके पास होती है, तो इट इज कंसंट्रेटेड विद ओनली अ स्मॉल ग्रुप एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑफ पावर, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को भी मैं दिखा दूं, तो सत्ता का जो वितरण है वो एलिट में किसके पास होता है, संकेंद्रीकरण होता है, ठीक है, एक छोटे से ग्रुप के पास होता है। भाई ग्रुप थ्योरी के अनुसार सत्ता का वितरण, यानी सत्ता में जो पॉलिसी मेकिंग जो है वो सभी के लोगों के पास होती है, ठीक है। वहीं एलिट थ्योरी के अनुसार समाज में प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, मतलब रूल कौन करते हैं, समाज का एक छोटा वर्ग करते हैं। वहीं ग्रुप सिद्धांत के अनुसार समाज के विभिन्न वर्ग ही क्या करते हैं, समाज में अलग अलग लोग अपनी पार्टिसिपेट दिखाते रहते हैं। वहीं लोकतंत्र और भागीदारी कैसी होती है, एलिट थ्योरी के अनुसार लोकतंत्र में, तो इनके अनुसार लोकतंत्र प्रणाली के बावजूद सत्ता पर नियंत्रण सिर्फ एलिट लोगों का होता है। वहीं ग्रुप थ्योरी वाले लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अवसर मिलता है कोई भी भागीदारी निभाने में, ठीक है। तो एलिट थ्योरी कहते हैं कि नीति का उद्देश्य क्या होता है, कि नीति का उद्देश्य एलिट वर्गों के हित के लिए होता है। वहीं ग्रुप थ्योरी के लोग कहते हैं कि सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो वो नीति का उद्देश्य होता है कि हर समूह में संतुलन बनाया जाए। एलिट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी के अनुसार हम कंक्लूजन जानते हैं। तो बोथ एलिट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन द पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफ सोसाइटी। यानी जो हमारी जो एलिट थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, ये दोनों हमें पब्लिक पॉलिसी को, जो हमारी सार्वजनिक नीति है उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाती है, कि हमारे जो पब्लिक पॉलिसी यानी जो सार्वजनिक नीति का निर्माण है उसमें जो सत्ता है और जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग जो है, यानी नीति निर्माण जो की शक्ति जो है वो किसके हाथ में है, सोसाइटी में, ठीक है। तो एलिट थ्योरी अज्यूम द पावर इज कंट्रोल्ड ओनली बाय सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। तो एलिट थ्योरी का मानना है कि कुछ ही जो पावर्स के लोग हैं, एलिट्स लोग हैं, वो कंट्रोल करते हैं किसको, सर्टेन इंडिविजुअल लोग करते हैं पूरे सोसाइटी को कंट्रोल, ठीक है ना। वही ग्रुप्स वाले जो लोग हैं, ग्रुप थ्योरी के लोग, वो ये मानते हैं कि ग्रुप थ्योरी होल्ड्स दैट डिफरेंट ग्रुप्स कंपीट टू इन्फ्लुएंस देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। तो उनके जो ग्रुप थ्योरी के लोग कहते हैं कि उनकी
अनुसार एलिट थ्योरी के लोग ही सिर्फ कानून नहीं बनाते, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग जो उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं उनके अनुसार वो क्या करते हैं, भागीदारी लेते हैं कानून निर्माण प्रक्रिया में। ठीक है, तो नेदर ऑफ द टू थ्योरीज कैन बी कम्प्लीटली करेक्ट। ठीक है, तो दोनों थ्योरी ही सही हो सकती है। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस टू प्रिंसिपल इन द पॉलिसी प्रोसेस। ठीक है, तो वो एक थ्योरी को हम सही नहीं मान सकते, ठीक है ना, हमें दोनों को लेके चलना होगा नीति प्रक्रिया में। तो समथिंग सम ग्रुप्स हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, तो इन दोनों का ही जो इन्फ्लुएंस है वो रहता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, सार्वजनिक नीति निर्माण में। तो वाइल एट अदर टाइम्स पॉलिसी इज फॉर्म बाय कंपटीशन अमंग ग्रुप्स। ठीक है, तो कभी हम देखते हैं कंपटीशन के लोगों के अनुसार होता है, तो कभी हम देखते हैं कि एलिट लोगों के अनुसार कानून बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर इंक्रीमेंटल थ्योरी एंड पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको बुद्धिशील सिद्धांत, ये जो कि इंक्रीमेंटल थ्योरी होता है, और जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी कहते हैं, उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि बुद्धिशील सिद्धांत और कंपैरेटिव जो आपका जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, इन दोनों के माध्यम से हम पब्लिक जो पॉलिसी है मेकिंग, यानी जो राजनीतिक जो हमारा नीति जो प्रक्रिया निर्माण की है वो कैसी होती है। ठीक है, सार्वजनिक नीति तो कोई भी आंसर हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, देन आपको जो एंड है वो कहाँ करना है, आपको कंक्लूजन पे करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं सबसे पहले। सो वॉरियस थ्योरीज वेरियस थ्योरीज आर स्टडी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो दोनों ही जो पॉलिसीज है, सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें दो सिद्धांत दो थ्योरीज दे रखे हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, बुद्धिशील सिद्धांत और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के द्वारा इन दोनों सिद्धांत से हम नीति निर्माण यानी पब्लिक जो पॉलिसी मेकिंग है उसके विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, तो उन दोनों को हम जानेंगे कि इनके मदद से, यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी की मदद से, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनको भी हम जानेंगे। ठीक है, कैसे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग होती है यानी सार्वजनिक नीति का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीमेंटल थ्योरी क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑल्सो नो एज इंक्रीमेंटलिज्म। ठीक है, यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी जिसे हम बुद्धिशील थ्योरी सिद्धांत कहते हैं, उसको हम बुद्धिशीलता के नाम से भी जानते हैं, यानी इंक्रीमेंटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, so view the process of change in public policy as process of gradual and small step change। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, सार्वजनिक नीति जो है यानी पब्लिक पॉलिसी में जो बदलाव की प्रक्रिया है वो एक ही बार में नहीं आ जाती चुटकी बजा के, बल्कि ये धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों में होने वाले सुधार के रूप में देखते हैं किसको, पब्लिक पॉलिसी को। ठीक है, तो यह सिद्धांत, ये थ्योरी चार्ल्स लिंडन ने दी है। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल थ्योरी किसने दी है, चार्ल्स लिंडन ने दी है। चार्ल्स लिंडन, सीधी भाषा में बता दूं, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो चार्ल्स लिंडन के अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंटल थ्योरी है यानी बुद्धिशीलता सिद्धांत है, वो ये दर्शाता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है यानी जो सार्वजनिक नीति है वो चुटकी बजा के, मतलब झटके में नहीं बन जाती, बल्कि इसको बनाने के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हम कोई भी पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया हो। ठीक है, या उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, दोनों चीज बुद्धिशील सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, चार्ल्स लिम्डन के अनुसार। आई होप समझ आया हो। तो मुख्य विचार जान लेते हैं हम, की पॉइंट्स क्या है बुद्धिशील सिद्धांत के यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी के। ठीक है, तो पहला है, हम क्या करते हैं इसमें, पॉलिसीज पे हम फोकस करते हैं, यानी पॉलिसी मेकर्स मेक करेक्शन विद इन अ करंट सर्कमटेंस एंड सजेस्ट स्मॉल चेंज टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो हम ध्यान केंद्रित करते हैं पब्लिक पॉलिसीज में। नीति निर्माता क्या करते हैं, वर्तमान परिस्थिति के भीतर ही सुधार करने की कोशिश करते हैं और मौजूदा स्थितियों में छोटे छोटे बदलाव के द्वारा क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज को लागू करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरा इसके की पॉइंट्स क्या है कि चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, किसमें, पब्लिक पॉलिसीज में, यानी पॉलिसी मेकर डू नॉट गो टू इनटू ग्रेट डिटेल व्हाइल लुकिंग फॉर सॉल्यूशन फॉर टू प्रॉब्लम्स, बट रीएवलुएट द ओपिनियन एंड सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी एक्सिस्ट। यानी जो चुनौती और समाधान है
किसी भी पब्लिक पॉलिसी में नीति निर्माता है, जो पब्लिक पॉलिसी मेकर है, वो समस्याओं को क्या करते हैं, हल ढूंढते हैं और अति विस्तार से इसको क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते बल्कि स्टेप्स में करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में धीरे धीरे करते हैं, ठीक है ना। मूल्यांकन करते हैं यानी एवल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वही थर्ड स्टेप है, थर्ड की पॉइंट है कि निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन प्रोसेस कैसा होता है पब्लिक पॉलिसीज में। इंक्रीमेंटल थ्योरी में तो डिसीजन मेकिंग इज अ सिंपलर एंड लेस कंट्रोवर्शियल एज इट ए रेजर टू डील विद अ स्मॉल चेंज, ठीक है। मतलब निर्णय लेना बहुत ज्यादा सरल हो जाता है, कम विवाद होता है इसमें, क्योंकि छोटे बदलाव होते हैं जो कि जनता को प्रभावित नहीं करते या अदर पार्टी को प्रभावित नहीं करते, वो चुटकी मतलब आसानी से हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कानून बदल दिया। ये इंक्रीमेंटल थ्योरी में कोई भी पॉलिसीज में धीरे धीरे चेंजेस किया जाता है जिससे असर नहीं पड़ता है समाज पे, ठीक है। वही चौथा है इसकी की पॉइंट्स की आवश्यकता और संभावना इसमें क्या है उसको भी देखी जाती है, पॉलिसीज की नीड्स क्या है और प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो दिस थ्योरी अज्यूम दैट मोर इफेक्टिव पॉलिसीज कैन बी मेड विद अ स्मॉल स्टेप रेदर देन बिग चेंज एट वंस। यानी जो ये सिद्धांत ये मानता है कि एक बार में बड़े बदलाव की बजाय हमें क्या करना चाहिए पॉलिसीज में, यानी पॉलिसीज मेकिंग में यानी नीति निर्माण में हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे जो जनता है, अपोजिट पार्टी के लोग हैं, कॉम्पिटिटर है, वो क्या हो, वो इफेक्ट ना हो और उनका दबाव हम पे बढ़े ना, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आर्थिक नीति में छोटे छोटे सुधार जैसे किए जाते हैं ना, जैसे टैक्स दरों को कभी हल्का कर दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, बैंक दरों में बदलाव देखते हैं हम। तो टैक्सेशन में जो हम चेंजेस देखते हैं वो चेंजेस इतने छोटे स्टेप्स होते हैं कि पूरे समाज को, सोसाइटी को प्रभावी नहीं करता है। सो क्या है, ये ज्यादा दबाव नहीं बनाता है पॉलिसी मेकर्स पे, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंटल थ्योरी में कोई भी पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है, धीरे धीरे बनाई जाती है, स्टेप्स बनाई जाती है, स्मॉल स्टेप्स में। अगर हम स्मॉल स्टेप्स बनाते हैं तो जनता को कोई नजर इतनी नहीं पड़ती और इतना इफेक्ट नहीं होता। मान लो अब एक बजे में आप जैसे मान लो, मैंने देखो अभी जैसे कि पानी, दूध के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अभी 10 रुपए का दूध मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक, मिलता तो नहीं है। 10 रुपए का दूध मिल रहा है, ठीक है। अब सरकार उसे उसका रेट बढ़ाना चाह रही है, ठीक है। अब सरकार एक बज्जी में 10 से 15 रुपए कर दे, भाई जनता तो उसे मतलब सरकार को क्या करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसकी पॉलिसीज को, ठीक है ना। और विरोध आंदोलन ये सब करती रहेगी, ठीक है। बट सरकार अगर पैसे में बढ़ाए, जैसे कि उसने एक महीने में मतलब ये कर दिया कि आधा पैसा बढ़ा दिया, ठीक है, 50 पैसे बढ़ा दिए। अभी 10 रुपए का दूध है, 50 पैसे बढ़ा दिए, फिर उसके अगले महीने 50 पैसे और बढ़ा दिए, तो 11 रुपए का दूध हो गया। ऐसे ही यानी इतने छोटे छोटे स्टेप लेगा कि लोग कहेंगे अरे 50 पैसे तो बढ़े हैं, क्या फर्क पड़ता है, पर बढ़ जाएगा वो 5 रुपए तक, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल थ्योरी, जो छोटे स्टेप्स में लेते हैं, स्मॉल स्टेप्स में लेते हैं, जिससे जनता प्रभावित नहीं होती। एक साथ किसी का रेट बढ़ाओगे तो धक्का लगेगा, बट धीरे धीरे करोगे तो नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको इंक्रीमेंटल थ्योरी यानी बुद्धि जो आपका ये जो सिद्धांत इंक्रीमेंटल थ्योरी वो आपको समझ आया हो, ठीक है ना। तब चलते हैं हम अपनी पब्लिक पॉलिसीज के यानी सार्वजनिक नीति के दूसरे थ्योरीज पे, जिसका नाम है राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत यानी पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी? So, political system theory introduced by Devin Easton. So, political system theory को किसने इंट्रोड्यूस किया था? डेविन ईस्टन द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिएक्टिव व्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो जो डेविन ईस्टन थे उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, प्रस्तुत किया था सार्वजनिक नीति निर्माण के एक अधिक व्यापक और प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के रूप में, ठीक है। So, this theory view the political system as a one open system in which the policy making process takes place through external and internal pressure. तो according to Devin Easton, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी है, इस सिस्टम में, इस थ्योरीज में ये कहते हैं कि डेविन ईस्टन कि जो पॉलिसीज मेकिंग जो है प्रोसेस यानी पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, उसमें जो इम्पैक्ट है, उसमें जो हमारा जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम होता है, इन विच पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मतलब इस पे जो प्रभाव होता है, मतलब जो भी कानून निर्माण नीति मतलब सार्वजनिक नीति का निर्माण होता है वो इतना खुला होता है कि उसमें बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव दोनों ही दबाव होता है किसी भी कानून को बनाने में, किसी भी नीति को बनाने में। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल में क्या आते हैं, पब्लिक डिमांड्स एंड पब्लिक ओपिनियंस आते हैं। तो जनता की जो भी डिमांड्स है, नीड्स है एंड ओपिनियंस है वो एक्सटर्नल में यानी बाहरी कारक में आ जाते हैं। वही आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो क्या है उस पॉलिसीज को बनाने में अपना जो
फैक्टर है वो मतलब लाती है दबाव, ठीक है। तो दिस थ्योरी रिफर्स टू एन interpersonal and reactive machinism that is capable of making policy based on pressure and issues of the society. So these instant theory, Devin instant theory, political system. So राजनीतिक तंत्र के बाहरी कारक और आंतरिक कारक दोनों से प्रभावित होती है, यानी जनता की मांग, जनता की जनमत, सरकार और सरकारी की संस्था, इन सबसे क्या है कोई भी सार्वजनिक नीति प्रभावित होती है। तो ये सिद्धांत पारस्परिक और प्रतिक्रियाशील तंत्र को दर्शाता है, जो कि समाज के दबाव और मुद्दों के आधार पर ही कानून बनते हैं, नीति बनती है, इसको दिखाता है, सक्षम है, ठीक है। तो हम की पॉइंट्स इसके जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की पॉइंट है पब्लिक सिस्टम, पब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के। तो रिएक्टिव मशीनिज्म यानी क्या है, प्रतिक्रियात्मक तंत्र होता है, यानी राजनीतिक तंत्र समाज के भारी दबाव, यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, या जैसे कि जनमत, सामाजिक समस्याएं, ठीक है, और आंतरिक तत्व यानी इंटरनल फैक्टर जैसे सरकारी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो इनके अनुरूप ही कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनती है, ठीक है। दूसरा क्या है, संतुलन बनाए रखना, यानी पब्लिक पॉलिसी में राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम का ये गोल होता है, उद्देश्य होता है कि जो आंतरिक आपकी और जो बाहरी दबाव है, यानी जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उन दोनों में क्या है आपको संतुलन बनाना है, ठीक है ना। वहीं तीसरा क्या है, प्रक्रिया की निरंतरता। तो ये सिद्धांत, ये थ्योरी क्या दर्शाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में निरंतरता, संवाद और निर्णय की प्रक्रिया होनी चाहिए, किसके बीच, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर यानी जनता और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है। तो समाज में प्राथमिकता मिलती है किसको, मुद्दों को, और गतिशीलता बढ़ती है पॉलिसी मेकिंग की, ठीक है। वहीं पांचवी की सामाजिक दबावों का प्रभाव होता है पॉलिसी मेकिंग पे, यानी नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में समाज की मांगे, जो भी समाज की सोसाइटी की डिमांड होती है, उनकी प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकता होती है, उसका बड़ा प्रभाव होता है किसी भी पॉलिसी मेकिंग में। और ये दबाव सरकार के निर्णय को पूरी तरह से प्रभावित करती है, ठीक है ना। अगर सरकार ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो जनता की प्रायोरिटी और उसकी मांग डिमांड के अनुसार ना हो या विपरीत हो, तो क्या है वो सरकार को गिरा भी देती है और आंदोलन वगैरह भी करती है। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाया गया था, और नागरिक संशोधन कानून यानी जब सीसीए लाया गया था, तो कितने लोग थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया था, ठीक है। तो क्योंकि इन निर्णयों में समाज के दबाव और राजनीतिक तंत्र के बीच निरंतर संवाद और विमर्श बनता रहा, यानी गवर्नमेंट ने आराम से जनता को समझाया और जनता ने समझी, ठीक है ना। जब तक दोनों चित में बातचीत नहीं हुई ना, तब तक ये कानून लागू नहीं हो पाया, वरना ये कानून लागू होने में इतने दंगे फसाद, इतने लोग मरे। आपको पता होगा सीसीए जब आया था तो साइन बाग में इतने आंदोलन हुआ था, औरतें बैठी थी, पता है ना आपको, मुस्लिम जो महिलाएं थी इस कानून के विरोध में, क्योंकि उनमें मतलब ये हो गया था, उनको गलत फहमी हो गई थी कि ये कानून मुसलमानों के लिए आया है, वो देश को भगाने के लिए। बट ये कानून देश के नागरिकों के लिए आया था, नागरिकता के लिए, कि दोबारा नागरिकता संशोधन किया जाए कानून में, कि जो 10 साल पहले से, मतलब जो जिनके पास कोई भी नागरिकता नहीं है भारत की, और 10 साल पहले, मतलब 10 साल से पहले से भारत में रहते हैं, वो तो भारत के नागरिक होंगे, पर जो मतलब उससे मतलब बाद में आए हैं, तो फिर क्या है, उसको नागरिकता छीन लिया जाएगी भारत की। तो ये मुसलमानों के लिए नहीं था, ये सब वैसे बांग्लादेशी और घुसपैठियों के लिए था, ठीक है ना। तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ गया था, गलत मतलब इन्फ्लुएंस में आ गए थे। दैट्स वाई क्या हो रहा था, इन दोनों में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई थी, ठीक है ना। पर सरकार और जो इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, उन दोनों में जब बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुआ, देन फिर ये जो पॉलिसीज थी वो क्या हुई, इंप्लीमेंट हुई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन बता दिया आपको, बट मैं अगर आपको टेबल फॉर्म में जानना है तो मैं आपको टेबल फॉर्म में भी बताती हूँ, ठीक है ना। सो टेबल फॉर्म में जान लेते हैं हम इंक्रीमेंटल थ्योरी और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी का कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। So method of policy formulation in a incremental theory, so that incremental theory में जो policy making जो होती है, यानी जो formulation होता है, जो सार्वजनिक नीति का निर्माण होता है, यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बताऊं तो बुद्धिशील जो सिद्धांत है, उसमें जो पब्लिक पॉलिसी जो है उसको मेकिंग किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, वो क्या है छोटे छोटे स्टेप्स में होती है, ठीक है, और धीरे धीरे होती है। वहीं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में कैसे निर्माण होता है पब्लिक पॉलिसी का, तो भारी और आंतरिक, यानी जो सरकार और जनता है, उन दोनों के नीति निर्माण के माध्यम से होता है, ठीक है। वहीं बुद्धिशील सिद्धांत में बदलाव की गति कैसी है, स्पीड कैसी है चेंजेस की, कि अगर हमें हमारे पॉलिसीज में चेंज करना हो, सार्वजनिक नीति में चेंज करना हो, तो धीमा होता है और छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जिससे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, जनता को पता नहीं लग ज्यादा, ठीक है। वहीं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के तौर पर अगर हम किसी पॉलिसी को चेंज करना चाहे, पब्लिक पॉलिसी को, सार्वजनिक नीति को, तो इसमें प्रतिक्रियाशील बाहरी दबाव के आधार पर निर्णय होता है, मतलब जो भारी दबाव है उनके अनुसार ये अगर आपकी पॉलिसीज है तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इस पर दबाव ज्यादा होता है।
वही हम बुद्धिशील सिद्धांत यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी में समाज का प्रभाव देखें तो सीमित होता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में सुधार किए जाते हैं, समाज को ज्यादा पता नहीं चलता। वही पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी यानी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में अगर हम सोशल इम्पैक्ट देखें किसी भी पॉलिसीज में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बड़े स्तर पर पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे बड़े मुद्दे होते हैं, बड़ा प्रभाव होता है, हमें आंदोलन देखने को मिलती है। ठीक है। वहीं बुद्धिशील सिद्धांत यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी में निर्णय प्रक्रिया जो होती है, डिसीजन प्रोसेस, वो सरल होती है, कम होती है, विवादित होती है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में होती है। वही राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में यानी पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी में जो डिसीजन प्रोसेस होता है यानी निर्णय प्रक्रिया जो होती है, वो बहुत ज्यादा जटिल, कारक और दबाव के बीच होती है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर यानी जो आंतरिक और बाहरी कारक होते हैं, जिसमें सरकार और जनता के बीच संतुलन नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि कानून अगर जनता के अनुरूप ना हो, इंस्टीट्यूशन के अनुरूप ना हो, तो जनता आंदोलन करती है, कानून को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करती है। ठीक है। वही हम बुद्धिशीलता सिद्धांत यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी में जटिलता देखें तो सरल है। ठीक है। समाधान में बदलाव करते हैं आसानी तरीके से। वहीं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में जटिलता आती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो है और इंटरनल फैक्टर है, उन दोनों में सहयोग, संतुलन बनाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है। वहीं हम इंक्रीमेंटल थ्योरी में प्राकृतिक प्रवृत्ति देखिए तो स्थिर होती है, क्रमबद्ध होती है, क्योंकि स्टेप्स में होती है। वहीं हम पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी में देखिए तो प्रक्रियाशील, गतिशील और समाज के तंत्र में क्या होता है, संवाद, कम्युनिकेशन होता है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर इंक्रीमेंटल थ्योरी बताऊं तो बैंक दरों में छोटे बदलाव किए जाते हैं, टैक्स में छोटे बदलाव किए जाते हैं, तो इतने छोटे छोटे होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं लगते। ठीक है ना। और उनका जो पॉलिसी है वो बदलती भी जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बैक में होता है। ठीक है। वहीं हम पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी में देखें तो कोई भी कानून आता है जो बड़े बड़े तौर पे आता है तो न्यूज़ चैनल सब पे ऐसा छा जाता है कि मतलब वो ऐसा कानून होता है कि पूरी तरह से बदल जाता है और जिससे क्या है, विवादग्रस्त हो जाता है। अगर जनता के अनुरूप कानून ना हो तो जनता क्या है, आंदोलन छेड़ देती है। ठीक है। आई होप आपको इंक्रीमेंटल थ्योरी और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के बीच जो भी डिफरेंस है, कंपैरिजन है, वो मैंने आपको बता दिया। सो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन के 4 से 6 नंबर मिलते हैं, लिखना मस्ट है। ठीक है। सो हम कंक्लूजन को जानते हैं। सो let's see the conclusion. So both incremental theory and political system theory are important theory to understand the policy making process, but their approach and methodology are different. ठीक है। तो बहुत यानी इंक्रीमेंटल थ्योरी बुद्धिजीवी सिद्धांत और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, दोनों ही क्या है, नीति निर्माण प्रक्रिया को समझने में का एक अच्छा सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है। तो वही अगर हम जब हम जहाँ बुद्धिशील सिद्धांत छोटे बदलाव और सुधार पर जोर देता है, वहीं जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है वो दबाव और राजनीतिक तंत्र यानी एक्सटर्नल एंड इंटर फैक्टर से प्रभावित होता है। तो दोनों सिद्धांत के मिश्रण से ही कोई भी नीति निर्माण बेहतर चल सकती है, बन सकती है। क्यों? क्योंकि हर नीति की प्रक्रिया अलग अलग होती है, हर संदर्भ में हमें अलग अलग थ्योरी को अपनाना पड़ता है। सो एक थ्योरी के अनुसार हम पब्लिक पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, सार्वजनिक नीति का निर्माण नहीं कर सकते, हमें दोनों नीति को पढ़ना, जरूरना, समझना जरूरी है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया। और चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लाइक करते चलिएगा। ठीक है guys, अब let's see the our question number 4. So our question number 4 is explain the main components of public process theory. ठीक है। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि जो आपके पब्लिक प्रोसेस थ्योरी है, यानी जो आपकी सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत है, उसके प्रमुख घटक क्या है वो आपको बताना है। पब्लिक प्रोसेस थ्योरी यानी पब्लिक यानी सार्वजनिक, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, थ्योरी यानी सिद्धांत के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। ठीक है। सो हमें मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू स्टार्ट योर आंसर टू राइट, सो क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है वो वहाँ से स्टार्ट करना है, देन आपको जो एंड है वो कहाँ पे करना है, आपको कंक्लूजन पे करना है। सो लेट्स सी आर इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि जो इन द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सो पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो पब्लिक प्रोसेस थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ पब्लिक फॉर्मुलेशंस। यानी जो सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन में जब भी हम पब्लिक प्रोसेस थ्योरी यानी पब्लिक सार्वजनिक प्रोसेस प्रक्रिया थ्योरी सिद्धांत यानी सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि नीति निर्माण की प्रक्रिया को हमें समझने में मदद करता है। ठीक है। सो these theories attempt to understand the relationship between policymakers, citizen society, and various other institutions so that we know how a policy is made, how it is implemented and effected in society. तो ये सिद्धांत हमें ये निर्माता, नागरिक समाज और विभिन्न अन्य संस्थाओं के बीच क्या है, रिश्तों को समझने का प्रयास करता है ताकि हम ये जान सके कि नीति कैसे बनती है और कैसे लागू होती है। ठीक है। तो समाज के
में इसके प्रभाव क्या होते हैं, और ये सिद्धांत विशेष रूप से सार्वजनिक नीति को बनाने और लागू करने में होने वाली जो जितनी भी प्रक्रिया होती है उस सबको बताती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि पब्लिक प्रोसेस थ्योरी, यानी जब कानून बनता है, बनने से लेकर जब तक वो जनता के पास नहीं पहुंच जाता, उसके बीच में जितने भी स्टेप्स होते हैं उसी को हम कहते हैं उनके मतलब पब्लिक प्रोसेस थ्योरी के घटक, ठीक है। सो समझ गए आप इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं आंसर आगे, ठीक है। सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक प्रोसेस थ्योरी इन encompass the various steps, partner, and process that take place during policy making. In this article, we will understand the major components of the public process theory in detail. Okay, so let's start. So first is मुद्दों की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस। सो अ पब्लिक प्रोसेस जो थ्योरी है उसमें हमें सबसे पहले क्या है, अपनी जो पॉलिसीज है और जो समाज के मुद्दे हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी करा था कि हमें कोई भी पॉलिसीज बनाने के से पहले, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए पॉलिसी बना रहे हो, मान लो आप कोई पॉलिसी आप अपनी कंपनी के लिए बना रहे हो, आप अपनी पर्सनल चीज़ के लिए बना रहे हो, अपने देश के लिए बना रहे हो, तो आपको पॉलिसी बनाने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आपके इश्यूज क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके मुद्दे क्या है जिसके ऊपर आप ये पॉलिसीज बना रहे हो। तो आइडेंटिफाई करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मस्ट हो जाता है, ठीक है। सो पब्लिक प्रोसेस थ्योरी की शुरुआत उन समस्याओं या मुद्दों की पहचान से होती है जिनका समाधान सार्वजनिक नीति के माध्यम से किया जाता है। मीन्स पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से जिस भी समस्याओं को हल करना है, हमें उन सभी समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले हमें, ठीक है। तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप्स होता है, चरण होता है, क्योंकि अगर समस्या सही तरीके से हम नहीं पहचानेंगे तो नीति कैसे बनाएंगे, समाधान कैसे करेंगे, उसको लागू कैसे करेंगे। तो ये पहला चरण होता है, ठीक है। जैसे कि आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, तो ये सारे मुद्दे सरकार द्वारा हल किए जाने चाहिए, ठीक है। तो इन सबका एनालाइज करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो इसके की पॉइंट्स क्या है उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। सो पहला है कि प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले हमें जो भी सोसाइटी है, समाज है, उसकी क्या इशू है, मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको जानना है। सो इशू रेज बाय द पब्लिक तो such as unemployment, poverty, level of education, lack of health and service etc. सो सबसे पहले हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जानेंगे किसी भी पॉलिसी, नीति, कानून को बनाने से पहले, ठीक है। कि हमारे हमारी जो सोसाइटी है उसमें कौन कौन से इशू रेज है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्रोवर्टी, गरीबी, लेवल ऑफ जो लेवल ऑफ हमारा एजुकेशन है, मतलब हमारी शिक्षा का दर कैसा है, हमारा लैक ऑफ हेल्थ यानी हमारी जो स्वास्थ्य में जो हमारी कमी है। तो इन सब सर्विस पे हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, स्टडी करनी है और इसकी प्रॉब्लम्स को जानना है कि हमें इसमें क्या सुधार करना है। इसके माध्यम से ही हम कोई अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, यानी प्राथमिकता निर्धारण। ये भी तय किया जाता है कि कौन सा मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण है और तुरंत समाधान करना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि सरकार एक साथ इतनी प्रॉब्लम को हल कर सकती है, नहीं कर सकती। आपको ये एनालाइज करना है पॉलिसी बनाते समय कि कौन सा मेजर इशू है जिसे हमें सबसे पहले हल करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको मान लो अ, चोट लगी, ठीक है। सो आपको चोट लगी है तो आपको खून बह रहा है, ठीक है, दर्द भी हो रहा है। सो आपको पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, खून बंद करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आपकी जान बच सके, ठीक है। वैसे ही नीति निर्माण में, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहले ऐसा कौन सा इश्यूज है जिसको हमें हल करना चाहिए, ठीक है ना, अर्जेंट में। तो वो आपको सबसे पहले जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट्स है, ठीक है। सेकेंड है कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक अल्टरनेटिव्स, यानी नीति विकल्पों का विकास कैसे होता है। जब भी हम नीति बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उसके विकास में हम जितने भी डेवलपमेंट में अल्टरनेटिव्स देखते हैं उन सबको हम अब जानेंगे, ठीक है। सो development of policy attack. So when a problem has been identified, the next step is to develop policy opinion to address that problem. So जब किसी भी समस्या की हम पहचान हो जाती है कि ठीक है समाज में ये समस्या है, तो अगला कदम हमें क्या उठाना पड़ता है कि समाधान के लिए हमें कौन कौन से विकल्प, यानी कौन कौन से हमें अल्टरनेटिव्स है जिससे हमें डेवलपमेंट करना है, यानी उस समस्या का समाधान करना है, ठीक है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो इन दिस स्टेज वेरियस पॉसिबल पॉलिसीज और सॉल्यूशन आर कंसीडर्ड एंड देयर इफेक्ट, बेनिफिट्स एंड रिस्क आर एनालाइज। यानी हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं संभाविता, उसके समाधान पर हमें ये विचार करना है कि अगर जो हम ये स्टेप्स ले रहे हैं इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके लाभ हमें क्या होंगे और इससे हमें जोखिम भी क्या होगी। तो इन सब का हमें विश्लेषण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So, policymaker make a comparative study among various alternatives so that the most suitable and effective alternatives can be adopted. जब हम इन सब का एनालाइज कर देते हैं, नीति निर्माता में विभिन्न विकल्पों की तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं ताकि उससे उपयुक्त और प्रभावी
जो हमारे विकल्प जो हमें दिखते हैं उसको हम अपना सके, अडॉप्ट कर सके, जिससे क्या हो हमारे अच्छे से अच्छे कानून निर्माण हो सके, पब्लिक जो हमारे पॉलिसी है वो मेकिंग हो सके। आई होप आपको ये समझ आया हो। की पॉइंट्स जानते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक अल्टरनेटिव्स का, यानी नीति विकल्पों का विकास। यानी जब भी हम कोई नीति बनाते समय जो भी विकल्प चयन करते हैं उसके हम क्या जानेंगे, अब की पॉइंट्स मुख्य बिंदु जानेंगे। सबसे पहले क्या है, हमें विकल्पों की खोज करनी है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लोरिंग करना है किसका, अल्टरनेटिव्स का, यानी आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्यूशन सच एज चेंज टू द बजट, द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉज और द रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। यानी समाधान के विभिन्न तरीकों को पहचानना कि हम किस माध्यम से अपने देश में जो भी हम पॉलिसीज बनाएंगे उससे हम उनकी समस्याओं को हल करें। जैसे कि बजट में परिवर्तन कैसे करा जाए, नए कानून का निर्माण कैसे किया जाए, या मौजूदा नीतियों जो है उसमें संशोधन कैसे किया जाए। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक विकल्प की खोज करनी है, एक्सप्लोर करना है किसकी, अल्टरनेटिव्स की। वही सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड मुख्य पॉइंट है विश्लेषण करना, एनालाइज करना। क्या एनालाइज करना, द पॉसिबल आउटकम्स एंड इफेक्ट ऑफ ईच ओपिनियन आर एनालाइज, मीन्स प्रत्येक विकल्प जो कि संभावित परिणाम और प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। जो भी विकल्प हमारे सामने हैं जिससे हम अपनी कानून का निर्माण करेंगे उन सबको प्रभाव कैसा होगा, उसका परिणाम कैसा होगा, अगर हम इसको लागू करेंगे तो उस सबको क्या है हमें जानना है, एनालाइज करना है, तभी तो हम कानून मतलब डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है ना। सो तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा किसी भी नीति निर्माण में, तो निर्णय लेना होता है, यानी डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, वंस पॉलिसी ऑप्शन आर डेवलप, पॉलिसी मेकर हैव टू अराइव एट अ डिसीजन ऑन विच ओपिनियन विल बी अडॉप्टेड। यानी जो न जो हमारी नीति विकल्पों का विकास होता है, तो नीति निर्माता का एक निर्णय इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा विकल्प अपनाया जाए। जब तक हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन सा बहुत बेटर है जिसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ के लिए, तो हम कैसे करेंगे। सो the decision making process often involves political, social, and pressure and the perspective of various स्टेक होल्डर्स। यानी कभी कभी जो हमारी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो राजनीतिक, समाज के दबाव और विभिन्न जो हमारे हितकारक होते हैं उनके दृष्टिकोण इसमें शामिल होते हैं। मतलब हम अपनी पॉलिसीज बनाने में कभी कभी समाज से, कुछ राजनीतिक समूह से, कोई ऐसा एलिट्स लोग हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, या व्यक्तियों से, कि हम उनके अनुरूप अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं, ठीक है। तो यह चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सरकार के लिए निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प समाज के लिए सर्वोत्तम होगा, ये डिसीजन मेकिंग में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे कारण, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या है उसको जानते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर इसका की पॉइंट्स है, ठीक है। क्यों, ये कोई भी जो हमारे राजनीतिक दबाव तो होता ही है जब भी हम कोई भी कानून का, नीति का निर्माण करते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक समूहों और अन्य संस्थाओं के दबाव के आधार पर क्या जाता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी नीति बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती है। वही दूसरा है आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी जो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल पर्सपेक्टिव है ये भी हमें इम्पैक्ट करता है किसी भी पॉलिसीज जो हमारा डिसीजन मेकिंग है पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उसमें, ठीक है। तो द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट of policy choice is also important as this stage. So जो हमारा नीति विकल्प का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी इस चरण में महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम कोई नीति निर्माण करते हैं तो हमारा आर्थिक कारण, सामाजिक कारण ये भी हमें प्रभावित करता है। और जो सरकार जब हमारे लिए कोई कानून बनाती है तो वो समाज और आर्थिक दोनों से प्रभावित होकर बनाती है। मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीन कारण तो ऐसे कारण होते हैं जो हर कानून को प्रभावित करती है, इम्पैक्ट करती है, ठीक है। सो अब हम जानते हैं हमारा फोर्थ वन इज नीतिक क्रियान्वयन, यानी पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हमारा कानून मेकिंग हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया कि हमें क्या कानून बनाना है, अब वो कानून बन गया, तो नीति का क्रियान्वयन कैसे करेंगे, हम उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसको जानेंगे, ठीक है। सो पॉलिसी इम्प्लीमेंट, so after the decision is taken, the process of implementing the policy begins. Policy implementation is the stage in which policies are translated into reality and implemented by the public administration. जो भी हमारे निर्णय लेने के बाद नीति को कार्य में लाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जिसको हम लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो नीति क्रियान्वयन वह चरण होता है, यानी इम्प्लीमेंट वो स्टेप्स होता है जिसमें नीति को वास्तविक में बदला जाता है। अब जो कानून हमने बना लिया उसको सही में लागू करना होता है, ठीक है। और सार्वजनिक प्रशासन, यानी जो हमारे पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी हमारे नौकरशाही एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, या जो हमारे प्रशासन होता है, वो क्या करता है, इस कानून को लागू कराता है स्थानीय क्षेत्र पे, स्टेट क्षेत्र पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण एक स्टेप होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय, संसाधन संबंधी मुद्दे शामिल होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें उसमें प्रशासनिक हेल्प की बहुत जरूरत होती है। यानी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सब हेल्प करता है सरकार के कानून को जनता तक पहुंचाने में, ठीक है। वो वित्तीय पैसे तो लगते हैं किसी भी कानून बजट को बनाने में, ठीक है। वही संसाधन संबंधित मुद्दे, तो ये सब मुद्दे क्या है, हम एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या, अब हम उसको जानेंगे। सो पहला है संसाधन की आवश्यकता, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स, टू आइडेंटिफाई एंड इंश्योर द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। सो नीति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम अपनी पॉलिसीज को जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसकी क्या करना, उसकी आवश्यकता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी एंड अदर रिलेटेड एंटिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो हमारे प्रशासनिक ढांचा है, उसमें क्रियान्वयन करने के लिए किसी भी पब्लिक पॉलिसी के लिए सार्वजनिक नीति को सरकारी एजेंसी की जरूरत होती है, या अन्य संगठन जैसे एनजीओ वगैरह। तो ये भी क्या करती है, मदद करती है क्या करने में, पब्लिक पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने में, इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, क्रियान्वयन करने में, लागू करने में। तो संचार और समन्वय की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि संचार, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, इसके बिना कोई भी कानून जनता तक कैसे पहुंचेगा। तो रिक्वायर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा क्या करा जाता है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। कोऑर्डिनेशन किया जाता है एनजीओ, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कानून को लागू कराती है, स्थानीय लेवल पे भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, टेम्पलेट, अदर्स एक्सेट्रा, इस सब के थ्रू क्या करा जाता है, सरकार जो भी नीति कानून बनाती है उसको जनता तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इम्प्लीमेंट के एक साधन है, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अब कानून बन गया, सब हो गया, जनता तक पहुंच गया, इम्प्लीमेंट हो गया, अब नीति का मूल्यांकन करना होता है, पॉलिसी एवोल्यूशन, कि जनता तक पहुंच गया, पर जनता का फीडबैक क्या है, उस पर क्या एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही, कैसा है कैसा नहीं है, उन सबको देखना, उसको हम कहते हैं पॉलिसी एवोल्यूशन, ठीक है। To policy evolution. After the implementation of a policy, it is necessary to evaluate its effectiveness. Various methods are adopted to measure the result of policy to ensure that policy has divided the expected result. So that नीति के कार्यवान के बाद जब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, तो हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि उसकी प्रभावशीलता कितनी है, यानी उसका इफेक्टिवनेस, उसका मूल्यांकन करना, उसको एवल्यूएट करना। क्यों, क्योंकि नीति के परिणाम, यानी उसके क्या परिणाम इफेक्ट हुए हैं, उसको मापा जाए, उसको एवल्यूट करा जाए, ठीक है। तो विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न स्टेप्स के द्वारा, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो हमने जो कानून बनाए हैं, कानून जो सरकार ने बनाया है, वो कैसा है, क्या उसको अडेप्ट कर रही है जनता, नहीं कर रही है, नीति सफल रही कि नहीं रही। तो इन सभी चीज़ों की पहचान करना ये क्या कहलाता है, नीति का मूल्यांकन, पॉलिसी का एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या है उसको हम जानते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट, तो मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं हम अपनी पॉलिसीज को, ठीक है। तो सरकार मेजर करती है। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, इट इज इफेक्ट आर एवल्यूट सच एज इट इज इम्पैक्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। सो दैट जब भी कोई सरकार कोई इम्प्लीमेंट करती है किसी भी पॉलिसीज का, सार्वजनिक नीति का, तो उसका प्रभाव मापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है कि कानून कैसा जनता तक पहुंच रहा है और उनका फीडबैक क्या है। तो नीति के लागू होने के बाद उसके जितने भी प्रभाव होते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना, उसको मेजर किया जाता है कि नागरिक के जीवन में उसकी गुणवत्ता, उसका प्रभाव और उसकी आर्थिक वृद्धि पर कैसा प्रभाव पड़ा कानून का, क्या वो घट गया उसकी इनकम, या उसका खुश है नहीं है, तो उन सबका मेजर करना, ठीक है ना। समस्या का पूर्ण पहचान भी करना, यानी क्या करना, री आइडेंटिफाई करना ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक बार तो प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया था मेकिंग करने के लिए, क्या मेकिंग करने के लिए, पब्लिक पॉलिसी को मेकिंग करने के लिए, बस अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को, पर किस लिए, हम इसलिए री आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनका फीडबैक क्या है, ठीक है। So, if the policy is not delivering the expected result, the problem are re-identified that the new policy is considered. जब भी हमने कोई कानून बनाया सरकार ने और वो डिलीवर अच्छे से नहीं हुआ एक्सपेक्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग, कि हमने ठीक है हमने कानून बनाया इस नज़रिए से कि जनता को ये फ़ायदा होगा, पर ये फ़ायदा नहीं हुआ, तो सरकार को दोबारा कानून बनाना पड़ेगा ना, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके लिए री आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप ही है किसी भी कानून बनाने का कि हमें समस्याओं का समाधान, मतलब उसको क्या करना है, पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है।
तो हम अगर दोबारा हम एक ही कानून को दोबारा कानून में बदले तो उसको हम फिर से वो हमारे पुराने कानून को हमें आइडेंटिफाई तो करना ही होगा। तो री आइडेंटिफाई इसका स्टेप्स होता है, ठीक है, की पॉइंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं, हमारा ये भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पब्लिक फीडबैक एंड डायलॉग, ठीक है। तो सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और संवाद कैसे हमारी पब्लिक पॉलिसी में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। So, in the traditional public policy making model, only feedback after decision making was given less importance. But in public process theory, it has been observed that public feedback and dialogue are important after the policy implemented. ठीक है। पारंपरिक नीति निर्माण मॉडल में केवल क्या होता था, बात की प्रक्रिया को एक कम महत्व दिया जाता था, ठीक है, कानून बनाने इन सब पे ध्यान दे दिया जाता, जनता खुश है नहीं है इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन जब हम पब्लिक प्रोसेस थ्योरी यानी सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत में ये देखा जाते हैं कि नीति को लागू होने के बाद भी उसका फीडबैक लिया जाता है, उसको ये देखा जाता है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया और संवाद के माध्यम से, कि नागरिक, मीडिया और अन्य हितकारों के माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है कि वो कानून जनता में कैसा फल फूल रहा है, उसका भविष्य कैसा है, उसका परिणाम कैसा होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक प्रतिक्रिया और संवाद कहते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है, नागरिक के माध्यम से भी होता है, नागरिक एक से दूसरे से पूछता है, मीडिया के माध्यम से, आपको पता है कोई भी कानून लागू होती पहुंच जाती है मीडिया माइक लेके, आप बताइए आप इस कानून पे अपनी क्या राय रखते हैं, ठीक है। तो वो फीडबैक होता है, या कोई नागरिक, कोई एनजीओ चले जाता है अपना वो अपनी डाटा के आधार पर क्या करता है, उसका नाम पता, उसके क्या कितने लोग हैं, इसके आधार पर वो एक सर्वे करता है, उसमें पूछता है कि आप कानून के हित में हो नहीं हो, क्या फायदा है आपको, तो क्या है, ये सब डेटा है, इन सब के आधार पर क्या जाता है, हम पॉलिसी मेकिंग को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। सो दैट इसके हम थोड़ा की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इसके दो की पॉइंट्स है कि जनता का फीडबैक और समाज में संवाद। तो लोगों की राय और अनुभव को नीति निर्माता द्वारा सुना जाता है, ठीक है। तो जो भी राय ली जाती है वो सब जो नीति निर्माता है, जो पॉलिसी मेकर है, वो सुनता है इस चीज को, ठीक है। इससे समाज में संवाद बढ़ता है, मीडिया और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से संवाद स्थापित करना और नीति के प्रभाव पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मीडिया जाती है, जनता से पूछती है, जनता क्या करती है, मीडिया को बताती है, मीडिया फीडबैक लेके फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सीधा वो गवर्नमेंट से, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनसे ये सवाल पूछ लेती है, ठीक है। सो निष्कर्ष में क्या लिखोगी कि पब्लिक जो प्रोसेस थ्योरी है, यानी जो सार्वजनिक प्रक्रिया जो सिद्धांत है वो क्या है। तो कंक्लूजन में लिखोगे कि पब्लिक प्रोसेस थ्योरी इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरी दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो क्या है, पब्लिक प्रोसेस थ्योरी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो नीति निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हमें समझने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो इट्स की कंपोनेंट्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, अल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स, रिप्रेजेंट एन स्ट्रक्चर एंड होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो ये सब क्या करती है, ये सब समस्याओं, उसके मुख्य जो घटक है उसकी पहचान करना, विकल्पों का विकास करना, निर्णय कैसे लिया जाए पॉलिसी के लिए, उसको कार्य में कैसे लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, मूल्यांकन, उसका एवल्यूएशन कैसे किया जाए, सार्वजनिक प्रतिक्रिया कैसे ली जाए, उससे फीडबैक कैसे लिया जाए, तो इन सब का अध्ययन करती है कौन, पब्लिक प्रोसेस थ्योरी में हम इन सबको जानते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत ये बताता है, सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माता निर्णय लेते समय किन किन बातों की उसकी आवश्यकता, उसके मुद्दे हैं जिस पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है जब भी वो कोई कानून बनाए, नीति बनाए। तो पब्लिक प्रोसेस थ्योरी की प्रक्रिया में सभी कदम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रत्येक चरण में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे लागू करने में, उसको क्रियान्वयन करने में अधिक सफल वो होता है। अगर हम इन सबको चीज़ को समझे तो हम जो भी पॉलिसीज बनाएंगे उसको हम इम्प्लीमेंट क्या कर देंगे, आसानी से ईजिली कर पाएंगे जनता के बीच। आई होप आपका ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा। अभी तक हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर जो हमने करा फोर्थ तक, वो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट से बनते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंस, वो सब मैंने करा दिया, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड यूनिट्स के इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के पब्लिक पॉलिसीज के बीए प्रोग्राम, सॉरी बीए ऑनर्स के स्टूडेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे यूनिट फर्स्ट से, वो मैंने यहाँ पे करा दिए इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो यूनिट नंबर सेकंड पे आ जाएगी, फिर यूनिट नंबर थर्ड एंड यूनिट नंबर फोर्थ। यानी मैं अलग यूनिट, एक यूनिट के हिसाब से आपके लिए वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर 4 यूनिट के हिसाब से लाऊंगी तो आप देख नहीं पाओगी। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट की हो गई, एंड अदर यूनिट के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ले आऊंगी, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ में, इसी पीडीएफ में जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसी में आपके सारे यूनिट्स है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको पार्ट में बांट रही हूँ, ठीक है ना। तो आप इस पीडीएफ को लोगे तो आपको एक ही पीडीएफ में मिलेगा। आप टेलीग्राम से ओनली 50 रुपीज़ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ले सकते हो ये पीडीएफ, ओनली 50 रुपीज़ में, ठीक है। सो
वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप दोस्तों में अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत हो पब्लिक पॉलिसीज़ की। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।